क्लास स्टार्ट है, दिख क्यों नहीं रहा है? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहले मेरे को एक बार ये बता दो कि एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, क्या मैं नजर आ रही हूं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को और सारे सारे नए नए बच्चे, पुराने बच्चे, सबको, सारे बच्चों को मेरा हेलो। ऑल गुड, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सो गुड टू सी ऑल माय सपोला आर्मी एंड ऑल माय फ्यूचर सपोला आर्मी इन द कमेंट सेक्शन। गुड इवनिंग, ऑल गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, हेलो एवरीवन, माय नेम इज समाप्ति सिन्हा महापात्रा एंड आई एम गोइंग टू टेक योर ज़ूलॉजी। और विद फुल जोश, विद फुल एनर्जी आज हम पहला लेक्चर ज़ूलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं। जो कमेंट से बहुत ज्यादा तेजी से फास्ट चल रहे हैं, आज मेरे सपोलो ने क्या खाया है? हाँ चलो बहुत बढ़िया बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थ्रू आउट द सेशन हमें कैसे पढ़ना है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि तुम्हारा एक लेक्चर हो चुका है केमिस्ट्री में, सर ने तुम्हें समझा दिया होगा कि पूरे सेशन में तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है ताकि सेशन के अंत तक मौत ना आए। तो मैं बेटा ज्यादा नहीं उस पर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान अभी नहीं दूंगी। जैसे जैसे सेशन होते रहेंगे बेटा आई विल टेल यू कि कैसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट कुछ बातें सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे मुझे बताएंगे एज यूजुअल, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स। हाई जोश है तो फटाफट से बता दो, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। यस, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी द लेक्चर, जो पहला चैप्टर है आप लोगों का। यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ बेटा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें पूरे चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पहले मैं ये बताती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सही बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा शानदार। आज वैसे हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर का इंट्रोडक्शन और हम थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो बेटा एक तो आप नोटबुक लेके बैठ जाओ, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक सिंगल कलर का पेन चलेगा, इट्स ओके, और एक पेंसिल और रबर, ठीक है? क्योंकि डायग्राम्स हमें बहुत सारे बनाने हैं, ठीक है? हाँ, तो पूरे साल भर बेटा कैसे पढ़ाई करनी है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे 11th का पढ़ के आए हैं, आधे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस बैच में यही सोच के आए होंगे कि यार मेरी 11th खराब हो गई है। हमने बार बार कहा था बेटा 11th क्लास, अभी बेटा लग रहा होगा कि अभी जस्ट 11th का बैच स्टार्ट हुआ था और देखो देखते देखते तुम 12वीं कक्षा में आ गए। और ऐसा ही होगा बेटा, अभी 12th का बैच स्टार्ट हुआ है, तुम एक्साइटेड थे बैच स्टार्ट होगा, बैच स्टार्ट हो गया और देखते देखते तुम्हारा नीट एग्जाम आ जाएगा, राइट? कुछ बातों का ध्यान बेटा जो तुम्हें रखना है सो दैट तुम्हारा एक बारी में बेटा, एक अटेम्प्ट में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, मैं उनकी चर्चा करना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग बेटा कि कोई बोझ अपने दिमाग में लेके सेशन को स्टार्ट मत करना। अगर तुम्हारे को लगता है कि 11th में तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, 11th तुम्हारी बर्बाद हो गई है, इट्स ओके। तुम्हें पता है कि 12th क्लास के बाद हम तुम्हारे 11th का रिवीजन कराएंगे, ठीक है? तो 11th की चिंता अगर बेटा लेके तुम एक नेगेटिव नोट पे बैच को स्टार्ट करोगे तो ये चीज एक अच्छी शुरुआत नहीं होगी, ठीक है? तो उसको बेटा दिमाग में मत रखना। फ्रेश एनर्जी के साथ में स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश माइंड सेट के साथ में स्टार्ट करना है, ठीक है? मैंने बेटा आपको 11th में भी यही बात बोली थी और मैं अभी भी आपको ये बात बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है बेटा। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होगी। और जहां बेटा आपने पहले दिन तो बहुत एनर्जी रहती है दोनों क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है बेटा? और मैं दिल से आपको बता रही हूँ, जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, हम जेन्युइनली चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, राइट? तो बातों को बहुत गौर से सुनना, ठीक है? अगर आप बेटा आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक दो दिन बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में अटेंड करें और बेटा 3-4 दिन के बाद तुमने बेटा ऑन एंड ऑफ कर दिया तो बेटा मौत आएगी, ठीक है? प्रॉब्लम आएगी, वो चीज आपने नहीं होने देना। हाँ बेटा कभी कभी होता है, तबियत खराब हो गई, कुछ हो गया, इट्स ओके, वो एक दो जगह पे बेटा आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी बेटा इनकंसिस्टेंट वे में स्टार्ट करेंगे तो बेटा 11th के रिवीजन के वक्त में ना आपको ये लगेगा कि आपने 12th की भी पढ़ाई ढंग से नहीं की है। तो बेटा आज अपने आप से एक प्रॉमिस करो, आज सच्ची मैं बता रही हूं बेटा, एकदम बेटा मतलब पॉजिटिविटी के साथ में अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि नहीं यार मेरे को 12th क्लास का ना 11th जो है पर मेरे को 12th क्लास का बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने देना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैम
और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि यार 12th का मेरे को बैकलॉग नहीं होने देना, ठीक है। रेगुलर क्लास मेरे को अटेंड करनी है, कोई बैकलॉग नहीं होने देना, प्रॉमिस है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात देखो, टाइम टेबल की जब मैं बात करती हूं तो सबका अपना अपना टाइम टेबल होता है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए बच्चों कि यार मैं 6 बजे उठूंगी, 8 बजे तक पढ़ूंगी, 8 से 8:15 बाथरूम, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा नहीं शेड्यूल होना चाहिए। लेकिन अपने पूरे दिन भर को ना बेटा, तुम अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लो, अपने पूरे दिन को तुम डिवाइड कर लो कि यार तुम्हें पूरे दिन भर में चीजों को किस तरीके से प्लान करना है। बेटा बिना प्लान के चीजें बहुत रैंडमली होती है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो जिस दिन मैं अपने डे को डिवाइड कर देती हूँ ना कि मुझे ये काम करना है, तो वो मैं अचीव करना मेरे लिए आसान होता है। और अगर मैं रैंडमली दिन को स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स के लिए तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि यार अपने दिन को डिवाइड करो और मेक श्योर करो कि यार मेरे को कौन से टाइम में या फिर मुझे आज के दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। ये अपने दिन को डिवाइड करना है, समझ आई बात बेटा। ये एक आपका बेटा मेन टारगेट होना चाहिए। ऑलवेज मेक बेटा स्मॉल गोल्स, हमेशा छोटे गोल्स बनाओ, क्योंकि बेटा क्या होता है ना, अगर तुम शुरू में ही अपने आप को ना बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दोगे कि यार मैं तो सब कुछ कर लूंगी एक दिन में, तो बेटा अगर वो बाय चांस आप नहीं कर पाए ना, फिर आपको बहुत दुख होगा, फिर आपको बहुत डिमोटिवेशन आएगी। धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स बनाओ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और उन छोटे छोटे गोल्स को फॉलो करो। जब तुम्हारे बेटा कुछ टाइम तक शेड्यूल बन जाएगा, तुम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने लग जाओगे अपने डे टू डे मतलब उसमें वीक्स में, फिर तुम अपने पढ़ाई की ड्यूरेशन को या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एक दिन में जो तुम पढ़ रहे हो उसको बढ़ा सकते हो, पर शुरू में छोटे छोटे गोल्स के साथ में स्टार्ट करना है, ठीक है। तीसरी बात बेटा, बार बार मैंने पूरी 11th क्लास में एक ही बात बोली थी, हमेशा एक ही बात बोलती हूं, पीवाईक्यूज मैं कराती हूं क्लास में, मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, मैं इस साल भी कराऊंगी। एनसीईआरटी सबसे ऊपर है, एनसीईआरटी। हम बेटा मेरे क्या सब हम सारे टीचर्स हम अगर बोलेगी मेरे नोट्स में से आएगा तो डेफिनेटली बेटा नोट्स में से ही आएगा, क्योंकि नोट्स एनसीईआरटी के होते हैं, ठीक है। हम सब एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, और एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभार मैं थोड़ा बहुत अतिरिक्त ज्ञान दूंगी, बहुत ज्यादा अतिरिक्त ज्ञान के पीछे नहीं भागोगे बेटा। मैंने लॉन्च में भी ये बात बोली थी कि यार अगर बेटा आप क्या नहीं पढ़ना है वो जानना बहुत जरूरी है, डेविएट मत होना। बायो में अगर आप डेविएट हो गए बेटा तो फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाओगे, और ये आप डे 1 से अपने दिमाग में बिठा लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री की डिमांड टाइम वाइज ज्यादा होगी, बायो की टाइम वाइज डिमांड कम होगी। तो बायो को कम टाइम कैसे दे पाओगे, जब रेलेवेंट पढ़ाई करोगे। अगर बेटा आपको मेरे पे अगर भरोसा है, ठीक है, आपको अगर मेरे पे भरोसा है कि नहीं यार मैम बोल रही हैं और मैम आपके सिलेक्शन के लिए ही आई हैं, रेलेवेंट पढ़ाई करो बेटा। मैंने हमेशा पीवाईक्यूज करा के आपको 11th क्लास में भी यही बताने की कोशिश की थी कि बेटा पेपर कहां से आए देख ले एक बारी, ठीक है। इधर उधर से पेपर नहीं आता, एनसीईआरटी से पेपर आता है, ठीक है। और नोट्स अपने खुद के क्लास में नोट्स बनाने हैं। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको रंगीन नोट्स बनाने हैं बेटा, जैसे आप नॉर्मली नोट्स बनाते हो। खुद की पढ़ाई मतलब खुद को पढ़ने में आना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। खुद को पढ़ने में आना चाहिए, खुद के नोट्स क्लास में बनाओगे। पीडीएफ से बेटा मैं पर्सनली, आपकी चॉइस है वैसे तो, पर मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि पीडीएफ से बेटा ऐसे करके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने क्या बोलते हैं खुद के नोट्स खुद बनाओगे, ठीक है। बाकी बेटा छोटी छोटी बातें मैं ना क्लास में बताती रहूंगी, बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें तो है नहीं, आपको पता है कि ये बातें आपको फॉलो करनी है बेटा। बस मैं आपसे एक चीज चाहती हूँ बेटा, प्लीज इट्स माय विनम्र निवेदन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बेटा नो बैकलॉग, क्योंकि बेटा इससे ना आपको मौत आएगी लास्ट में। फिर आपको ना 11th का जब रिवीजन करने का अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से रिवीजन। तो आपने बेटा एक पक्का प्रॉमिस करना है कि बैकलॉग नहीं यार, बैकलॉग की सरदर्दी नहीं, ठीक है, बैकलॉग की सरदर्दी नहीं। अब हम क्लास में कैसे पढ़ाई करेंगे बेटा, हम क्लास में एनसीईआरटी को क्लास में साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। हम एनसीईआरटी को साथ के साथ डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के थ्योरी, एनसीईआरटी की समरी, एनसीईआरटी का डायग्राम, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बेटा इन योर क्लास। सबसे अच्छी बात बेटा क्या है, आपको वैसे पिछले क्लास से सारा कुछ डेमो मिल गया होगा। हम एनिमेशंस का 11th में भी यूज करते थे, अब भी यूज करेंगे। 3D मॉडल्स का हम भी यूज करेंगे, और आपको भी बेटा 3D मॉडल्स 20 तारीख के करीब आप भी बेटा उस 3D मॉडल से खेल पाएंगे, यूज कर पाएंगे, ठीक है, 20 तारीख के अराउंड, ठीक है। तो एनिमेशंस बहुत अच्छा है, यू ऑल आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स, रिमेंबर दैट। और डॉक्टर्स बनने वाले चीजों को अगर विजुअलाइज कर पाए ना, बायो में अगर चीजों को देख पाए,
तो उसका अलग ही मजा आ जाता है, कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने के लिए हम एनिमेशंस का यूज करेंगे, पोल तो हम कराते ही हैं। और अगर बेटा तुम लोगों ने स्पैमिंग की और पढ़ाई नहीं की तो एक डेमो मिल चुका है पिछली क्लास में कि वीडियो कॉल पे तुमसे बात भी हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात? यस, चलो तो बेटा अब बेटा स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी अपने सामने रखो, नोटबुक अपने सामने रखो, पेन अपने साथ रखो और पेंसिल भी अपने साथ रखो, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे लक्ष्यंस के साथ में आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम स्टार्ट करने वाली है बेटा लेक्चर। बिना टाइम वेस्ट किए ये चीजों को फॉलो आप कर लेना, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा हमने पढ़ाई कैसे करनी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं टॉपिक्स को आपको बता देती हूँ कि एवरी डे हम कोशिश कैसे करेंगे, मतलब चैप्टर के टॉपिक्स को किस तरीके से हम कवर करेंगे। हम सबसे पहले बेटा लेके चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप बस ध्यान रखना कि मैम किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाएंगी। तो मैम सबसे पहले पढ़ाएंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। साथ में अगर आपने डेमो लेक्चर देखा है तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, उसका मैं आंसर दूंगी, राइट। हाँ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। जब हम मेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें मेल की बेटा साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। मेरे कहने का मतलब है जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया तो मैं उसके साथ ही बेटा आपका कौन सा टॉपिक कवर कर दूंगी। एक टॉपिक मेल से रिलेटेड आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मैं साथ के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी आसपास की चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हार्मोन वगैरह सब पढ़ा दूंगी। फिर बेटा मैं क्या स्टार्ट करूंगी, फिर मैं पढ़ाऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने के साथ साथ उसके बाद मैं मेमोरी ग्लैंड कवर करूंगी, मैं लैक्टेशन कवर करूंगी, मैं oogenesis कवर करूंगी। यहां पे बेटा सिस्टम के साथ साथ, यहां मैं सिस्टम के साथ साथ क्या क्या कवर करने वाली हूं, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड बेटा आपके पास एक लैक्टेशन का टॉपिक होगा, लैक्टेशन कवर कर लूंगी, ठीक है। एक फीमेल में गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है oogenesis, फीमेल में एक साइकिल चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बस मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपको ये अंदाजा रहे बेटा कि हम चैप्टर कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सब कवर करेंगे। इसके बाद बेटा हम आएंगे क्या, जब हम ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे तब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसके बाद तो बेटा जो आपको मिला हुआ है टॉपिक्स वही उसी तरीके से हम फॉलो करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, क्लीवेज वगैरह वगैरह पूरे चैप्टर को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप यहां से लिखना चालू करेंगे और बेटा पोथियां बनाने में ज्यादा फोकस नहीं करना, अपने दिमाग में चीजों को ज्यादा फिट करने की कोशिश करना लिखने से ज्यादा, ठीक है। हालांकि मैं टाइम दूंगी तुम्हें लिखने का, तुम आराम से लिख सकते हो, ठीक है। देखो, हाँ, रिप्रोडक्शन, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तुम मेरे को बताओ बेटा, एक बात बताओ कि रिप्रोडक्शन इतना जरूरी क्यों है। Why reproduction is so important? Why reproduction is so important? आप बेटा 12वीं कक्षा में एक चैप्टर पढ़ने वाले हो इवोल्यूशन। 12वीं कक्षा में ही बेटा एक चैप्टर पढ़ने वाले हो इवोल्यूशन, ठीक है। उसमें आप पढ़ोगे डार्विन जी के बारे में। हालांकि आपने 10वीं कक्षा में भी डार्विन के बारे में सुना होगा, राइट। बेटा जो एनसीईआरटी की एकदम न्यू एडिशन है वो आप खरीद लो, ठीक है। अब पढ़ाई पे फोकस करो बेटा, चैट्स पे नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे बच्चे डेमो लेक्चर भी लिख के आए हैं, बहुत सही, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी, है ना, यस, बहुत सही, बहुत सही। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है, जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। यहां से आप बेटा नोट्स बनाना स्टार्ट करो। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी मैं कह सकती हूं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या बेटा, आपके आगे की जनरेशन को आप ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो। बच्चे जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसको आप ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो, राइट, राइट। और हम सबका बेटा धरती में अल्टीमेट पर्पस है रिप्रोडक्शन। और आप ही इवोल्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में डार्विन बहुत ज्यादा बात करते थे। अब मैं इवोल्यूशन में नहीं जा रही हूं, वो वहीं पे आप पढ़ेंगे, वहां पे आप समझेंगे कि रिप्रोड्यूस करना इतना जरूरी क्यों है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना इतना जरूरी क्यों है, ठीक है। ये हम रिप्रोडक्शन के बारे में कहते हैं कि यार कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। पर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपके एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लेके आई हूं, मैं एनसीईआरटी साथ के साथ लाइन बाय लाइन कवर करूंगी। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी मेंशन करती है कि यार रिप्रोडक्शन करने के लिए ह्यूमंस में कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं। देयर आर सर्टेन इवेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन। अरे रिप्रोड्यूस करना है, अगर जनसंख्या को आगे बढ़ाना है, अगर आपको जनरेशन को कंटिन्यू करना है, तो कौन कौन से इवेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि ये बेटा इंट्रोडक्शन है, बट इससे सवाल बनता है नीट एग्जाम में। तो हम बेटा क्या लिखना चालू करेंगे? हम लिखेंगे इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप पहले इसको कर लीजिए, आप इसको करिए पहले। यहां तक डन डनाडन डन हो गया है। सपोला आर्मी एक बार मेरे को थम्स अप दे दो बेटा। ये लिख लिया है आप लोगों ने? ये लिख लिया है बेटा आप लोगों ने? यस, डन डनाडन डन, ठीक है। चले चलो, अब हम बेटा किससे शुरू करेंगे? कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम 11 से रिलेटेड है। बेटा अगर आपने मेरा डेमो लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बोला था कि थोड़ा सा टेस्टिस और ओवरी वाला पार्ट आप 11th का पढ़ सकते हैं। हर जगह पे बेटा लेक्चर अवेलेबल है, आपको जहां से भी पढ़ने का मन करे, हमारे उम्मीद बैच में है। आप टेस्टिस और ओवरी वाला पार्ट पढ़ लेंगे तो थोड़ा हार्मोन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो यहाँ हेल्प हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो हम यहाँ बताएंगे नहीं, हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। चलो, इवेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या इवेंट्स होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए? क्या क्या इवेंट्स होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए? तो वन बाय वन लेट अस डिस्कस। आपको क्या लगता है बेटा? आप भी आंसर दे सकते हो। आज बिल्कुल 2 वे इंटरेक्शन होना चाहिए। वीडियो कॉल पे अभी मैं बुला लूंगी बेटा, सिंसियरली बैठना, ठीक है। चलो बेटा, क्या क्या इवेंट होने चाहिए? सबसे पहले तुम्हें क्या लगता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ऑफस्प्रिंग के लिए सबसे पहला बेटा कार्य क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए बेटा? बॉडी के अंदर गैमीट बनने चाहिए भैया। नंबर 1 चीज क्या बननी चाहिए? गैमीट बननी चाहिए। नंबर 1 आप हेडिंग डालोगे इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन में कि यार रिप्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? गैमीटोजेनेसिस। बेटा इसका एक बहुत खूबसूरत एनिमेशन है, आप ध्यान लगा के अभी पढ़ाई करो, मैं इसका एनिमेशन आपको दिखाऊंगी, ये पूरे इवेंट्स का, राइट। बायो में क्या होता है ना बेटा, अगर आप टर्म को तोड़ेंगे तो आपको टर्म का मतलब समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं, तो आपको क्या इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा? बेटा वर्ड को ब्रेक करके एक बार खुद से ट्राई करो। गैमीटोजेनेसिस, मैंने बोला गैमीटोजेनेसिस। क्या बोला मैंने? गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, गैमीटो का मतलब होता है गैमीट। गैमीट की जनरेशन या गैमीट की फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। समझ रहा है ये सभी को? चमक रहा है ये सभी को? यस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन। आसान है, आसान है बेटा, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूं, यहां पे मैं लिख देती हूं इसका मतलब जनरेशन, और यहां पे मैं लिख सकती हूं बच्चों गैमीट। मेरे साथ के साथ नोट्स बनाओ बेटा, मेरे साथ के साथ सुनते भी जाओ, नोट्स भी बनाते जाओ, बेसिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है। आसान है, सरल है, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ये बात तो सबने बिल्कुल सही कही, लेकिन बेटा मेल के केस में गैमीट को क्या बोला जाता है और फीमेल के केस में बेटा गैमीट को क्या बोला जाता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि मेल गैमीट को बोला जाता है स्पर्म, जिसकी पूरी बेटा फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट एग्जाम का, बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। बहुत सारे से मेरे कहने का मतलब है अगर 2 से 3 सवाल भी आते हैं तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया यहाँ, चलो कोई नहीं, अरे कोई नहीं भाई, भावना तो तुम समझ गए ना, बोला तो सही था यार, कोई नहीं, यहां लिख देते हैं गैमीट जनरेशन। अब खुश? चलो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो कि यार मैम ये जो गैमीट्स हैं, अगर मैं मेल की बात करूं तो ये गैमीट कहलाता है स्पर्म, कुछ ऐसा सा दिखता है बेटा। और आप देखोगे कि इतने सारे गैमीट बेटा फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं, है ना, लेकिन बेटा जीतता तो सिर्फ एक ही है, और ये हो गया आपका ओवा। समझ आ रही है बात?
ठीक है, डन। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, मेल में गेमीट बना स्पर्म, फीमेल में गेमीट बना ओवा। यहीं पे मैं इसके नाम आपको बता देती हूं कि इस चैप्टर में आगे बेटा ये जो हमें गेमीटोजेनेसिस की प्रोसेस है ना, ये पूरी गेमीटोजेनेसिस की प्रोसेस को पढ़ना है। अगर मैं बेटा ओवा या फीमेल में एग या अंडे की फॉर्मेशन की प्रोसेस को डिफाइन करना चाहूं, बोलना चाहूं, एक टर्म में यूज करना चाहूं, तो मैं क्या यूज करूंगी बच्चा पार्टी? जिसको आंसर पता है वो दे सकता है आंसर। क्या बोलेंगे बेटा इसकी फॉर्मेशन को? फीमेल में उस प्रोसेस को बोला जाएगा oogenesis, oogenesis। और मेल्स के केस में बेटा उस स्पर्म की फॉर्मेशन को बोला जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई दुखद समस्या? क्या वर्ड्स को ब्रेक कर पा रहे हो अभी भी? जेनेसिस का मतलब जनरेशन, स्पर्मेटो का मतलब स्पर्म, सेम थिंग। पूरी इवेंट्स को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बेटा देखो गैमीट बना लिए हमने, रिप्रोडक्शन करने का पहला काम हमारा हो चुका है। और मैं आगे आपको यह भी बात बताऊंगी बच्चों, ध्यान से सुनना, कि फीमेल में oogenesis की जो प्रोसेस होती है और जो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ये थोड़ी सी अलग होती है यार। फीमेल मेल में डिफरेंसेस भी तो कितने होते हैं ना। वैसे डिफरेंसेस मतलब कि यार देखो, मेल्स में ये गैमीट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, फीमेल में कब होता है, कब खत्म होता है, ये मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगी आपको, ठीक है। ये डिफरेंसेस मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अब देखो गैमीट बना के बैठ नहीं सकते बेटा, रिप्रोडक्शन करना है, मतलब कि जनरेशन को आगे बढ़ाना है। जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बेटा गैमीट बनाने के बाद उस गैमीट को ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। और अपन क्या है बेटा? अपन है ह्यूमंस। वी आर ऑल ह्यूमंस विद सम सपोला आर्मी, ठीक है। बट वैसे तो तुम ह्यूमन हो और वैसे तुम सपोले हो, ठीक है, ठीक है। बट एनीवे, अगर मैं बोलूं कि यार, अगर मैं बोलूं मतलब हम ह्यूमंस ही हैं, और अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो बेटा ह्यूमंस में क्या होता है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब बच्चों को फर्टिलाइजेशन शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, हो सकता है बच्चों को एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब नहीं पता होगा। मैं सारी चीजें बताऊंगी। अभी थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ। हमारे केस में क्या होता है ना बेटा, हमारे केस में फीमेल है, ये मेल है, तो मेल के जो स्पर्म्स होते हैं ना बेटा, जो बने, इन स्पर्म्स को बेटा क्या करना पड़ता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। अगर अब इस तरीके के ट्रांसफर, तो क्या होता है, मेल का गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर गया। ध्यान से सुनना बेटा, ये सब बातें दिमाग में सेट करो, लिखना नहीं है कहीं, है ना, आगे बार बार रिपीट होंगी ये बातें। अपन के केस में क्या है कि मेल को अपना गैमीट फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है। तो जो भी गैमीट का मिलन होगा, जो भी फर्टिलाइजेशन होगी, दो मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे, वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बेटा फ्रॉग्स की बात करूं ना, तो आप फ्रॉग्स में देखोगे कि उनके अंदर क्या होता है, जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है, वो बॉडी के बाहर पानी के अंदर फर्टिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर कुछ नहीं हो रहा होता है, दोनों का मिलन बॉडी के अंदर नहीं होता है, दोनों का मिलन बॉडी के बाहर पानी में सपोज हो रहा है। तो फ्रॉग के केस में मैंने एग्जांपल दिया, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे धीरे धीरे करके और एक्सप्लेन करूंगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये था बच्चों कि गैमीट बना के बेटा बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, गैमीट का ट्रांसफर करने वाले हैं हम। दैट इज द सेकेंड इवेंट ऑफ बेटा क्या, रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड एज बच्चों इंसेमिनेशन। उसको क्या बोला जाएगा, इंसेमिनेशन। एक एक वर्ड से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक वर्ड से बेटा आपके क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, ठीक है। क्या होता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स? बेटा जब मैं आगे ना फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वहां पे बताऊंगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि हमें गैमीट को ट्रांसफर क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारी ह्यूमंस के अंदर बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर जब स्पर्म आता है तो उसके बॉडी के अंदर ही वो स्पर्म ओवा से मिलता है और बॉडी के अंदर सारा कार्यक्रम मतलब फर्टिलाइजेशन हो रही होगी। समझ गए मेरी बात? यस एवरीबॉडी, क्लियर है बेटा यहां तक, राइट? तो अब ये ट्रांसफर ऑफ गैमीट, तो मैं यहां पे ब्रैकेट में आपके समझने के लिए लिख भी देती हूं, स्पर्म ट्रांसफर्ड into the female reproductive tract, into the female
into the female reproductive tract। साथ के साथ बेटा लिखते जाओ, नोट्स बनाओ साथ के साथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, डन 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 डन। इंसेमिनेशन हो गया। अगला स्टेप बेटा तुम्हें क्या लगता है, अगला स्टेप क्या होगा बेटा? गैमीट बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। एनिमेशन देखोगे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, और आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी बेटा। नीट एग्जाम के लिए कितने सारे बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं तुम्हें पता है, बहुत सारे बच्चे लोग एग्जाम, मतलब बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे, लेकिन बेटा सीट्स लिमिटेड है। अनलिमिटेड सीट्स तो है नहीं, सीट्स बहुत लिमिटेड है। सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है जो बातें सुनते हैं, डे 1 से फॉलो करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जेन्युइनली पढ़ने के लिए आए हैं, जेन्युइनली बेटा डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। ठीक है, वो जेन्युइनली पढ़ाई करेंगे, दिल लगा के मन लगा के पढ़ाई करेंगे, और उन कुछ लोगों को सीट मिल जाएगी। अब देखो तुम में से तो कुछ लोगों को सीट मिल जाएगी क्योंकि कुछ सीट है, लेकिन बेटा ह्यूमंस के केस में 200 से 300 मिलियन 200 से 300 मिलियन स्पर्म बेटा एक बारी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं, और रेस कौन जीतता है? सिर्फ एक। और क्यों ऐसा होता है पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन बेटा ये तो दुनिया की रीत है। और देखो कंपटीशन हर जगह है, तुम में है, हम में है, हर जगह कंपटीशन है बेटा। ठीक है, और ये कोई गलत बात नहीं है बेटा, कंपटीशन होगा तभी तो बेटा सब लोग बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आप में अगर कंपटीशन नहीं होता तो कोई यहाँ बैठ के लेक्चर नहीं देख रहा होता। तुम्हें बोल दिया जाता ना अनलिमिटेड सीट्स है तो तुम मजे कर रहे होते, किसी को परवाह नहीं होती कि पढ़ाई लिखाई करे, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं तो तुम फाइट मार रहे हो, राइट? तो अब बेटा होगा क्या, तुमने स्पर्म को बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। स्पर्म को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के बाद बेटा स्पर्म जाएगा, भागेगा भागेगा भागेगा, एग के पास जाएगा, और उस एग से उसका मिलन होगा, दोनों का फ्यूजन होगा मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ। इस स्टेप को बोला जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। इतना आसान नहीं है बेटा, इसकी पूरी इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है जो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में। अभी हम सिर्फ क्या लिखेंगे? थर्ड इवेंट जो हो रहा है, थर्ड इवेंट जो हो रहा है दैट इज फर्टिलाइजेशन। अभी हम बेटा इसको छोटू से फॉर्म में समझने के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या लिख सकते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और बच्चा पार्टी गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? गैमीट जब फ्यूज करेंगे, किसी को वो वर्ड पता है क्या बनेगा? नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूं। वैसे जब बेटा क्या होगा ना, एक स्पर्म जाके किससे मिलेगा? एक ओवा से मिलेगा। एक स्पर्म किससे मिलेगा? एक ओवा से मिलेगा। तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? दोनों के मिलने से क्या बनेगा? दोनों के मिलने से बनेगा एक जाइगोट। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जाइगोट, जिसकी पूरी कहानी बेटा आपने आगे पढ़नी है। शाबाश मेरी आर्मी, शाबाश मेरी सपोला आर्मी, आज तो बेटा बहुत तगड़े आंसर्स दे रहे हो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो जाइगोट बन गया, यानी जाइगोट में कह सकती हूँ कि फीमेल की बॉडी के अंदर बन गया। अगर तुमने पढ़ा है तो मुझे अगला स्टेप भी बता दो। जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप सबको पता है कि हम मदर की बॉडी के अंदर बेटा 9 महीने ग्रो करते हैं, राइट? हम सारा न्यूट्रिशन मम्मी से लेते हैं अपने। मम्मी लोगों को शत शत नमन। ठीक है, देखो माँ तो माँ होती है बेटा, राइट? और जब से तुम मतलब मम्मी के यूट्रस के अंदर थे तब से लेके अभी तक, अभी भी कितनी मम्मियाँ बैठी होंगी मेरे को पता है, बेटा चाय पी ले, बेटा तू ये भी खा ले, बेटा ये ले, पेन ला दूं, पेंसिल ला दूं। मेरी मदर आज भी करती है, तुम्हारी मदर भी करती होगी, राइट? उन्हीं के लिए बेटा करना है, अपने लिए करना है, उनके लिए भी करना है, उनको प्राउड फील कराना है यार। ठीक है, रिजल्ट की चिंता नहीं बेटा, रिजल्ट की चिंता नहीं, मेहनत अपनी 100% करो ताकि पेरेंट्स को ये ना फील हो कि तुम मेहनत नहीं कर रहे। ठीक है, यस। तो क्या है? इम्प्लांटेशन। साइड प्लीज, तो मैं साइड प्लीज हो जाती हूँ, साइड प्लीज हो जाती हूँ। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होने वाला है बेटा? इम्प्लांटेशन। आप कह रहे हैं इम्प्लांट, इम्प्लांट का मतलब पता है क्या होता है बेटा? जुड़ना। इम्प्लांट का मतलब होता है जुड़ना। अब देखो बेटा, आगे मैं जब आपको ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, अभी घबराना मत, अभी मैं स्लोली टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है, आगे मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगी बच्चों कि ये जो तुमने स्पर्म को और एग को फ्यूज किया ना बेटा, इससे तुमने बनाया जाइगोट। ठीक है, आप देखोगे कि फ्यूचर में ये जाइगोट क्या करता है ना बेटा, ये डिवाइड करता रहता है। आपने सेल्स का डिवीजन भी पढ़ा होगा,
तो उसी तरीके आपने माइटोसिस पढ़ा है ना बेटा, एक तरीके से माइटोसिस होती है, पर मैं अभी उसकी डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पर आप बेटा आगे देखोगे कि ये जो आपको सिंगल सेल जाइगोट दिख रहा है ना, ये बॉडी के अंदर ना डिवाइड करता रहता है। पहले ये एक बार डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स बनेंगे, फिर ये डिवाइड करेगा तो ऐसे करके 4 सेल्स बनेंगे। इस तरीके से बेटा डिवाइड करते करते एक स्टेज आती है बेटा, जिस स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्ट्यूला। अभी सिर्फ उस नाम को याद रखो। मैंने क्या बोला बच्चों कि तुमने स्पर्म को और एग को क्या किया, फ्यूज किया, और दोनों को फ्यूज करने के बाद तुमने क्या बनाया, जाइगोट बनाया बच्चा पार्टी। और जाइगोट को तुमने बेटा क्या किया ना, डिवाइड करवाया, जिस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे आगे। ये जाइगोट बेटा डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करता है, और बेटा जी एक स्टेज बनती है डिवीजन के वजह से। मैं इसका नाम इसलिए बता रही हूं क्योंकि एनसीईआरटी में ये नाम इंट्रोडक्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। हाँ, तो बेटा जी इस स्टेज को क्या बोला मैम ने, इस स्टेज को मैम ने बोला ब्लास्टोसिस्ट। लिख लो इसे, इस स्टेज को मैम ने क्या बोला, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तुमने गेमीट बनाया, तुमने गेमीट को ट्रांसफर किया, इंसेमिनेशन, तुमने ट्रांसफर करने के बाद उसे फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज करा दिया, फर्टिलाइजेशन। अब बेटा उसको क्या करना है, अब देखो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी थी तो तुमने बैच खरीदा, तुम बैच में आए। अब अगर बेटा ये जो जाइगोट बना, इसे बॉडी के अंदर ग्रो करना है ना, इसे बॉडी के अंदर डेवलप करना है, इसे न्यूट्रिशन चाहिए, इसे ऑक्सीजन चाहिए, खाना पानी चाहिए, तो इसको मदर की बॉडी से जुड़ना पड़ेगा। जब तक ये मदर से अटैच नहीं होगा ना, तब तक इसको ये सारी न्यूट्रिशन कैसे मिलेगी, पर्पस समझ रहे हो। तो भाई मदर से सारी चीजें लेने के लिए मदर की बॉडी से अटैच होगा। बॉडी मतलब यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, ठीक है। तो यूट्रस की कौन सी वॉल से अटैच होता है, कैसे अटैच होता है, वो सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम उस स्टेप को लिख लेते हैं कि यार इसके बाद चौथी चीज जो होने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। बट बेटा क्या जाइगोट जुड़ रहा है यहाँ, क्या जाइगोट जुड़ रहा है, नहीं। इसीलिए मैंने ये नाम बताया तुम्हें कि बेटा ये जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये वो ब्लास्टोसिस्ट होता है जो मदर की यूट्रस से जाके चिपक जाता है, जो मदर के यूट्रस से जाके चिपक जाता है ताकि बॉडी के अंदर वो ग्रो कर पाए। तो इसको मैं लिख देती हूं यहां, इसको मैं यहां लिख देती हूं अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट with mother's uterine endometrium। बेटा अभी एंडोमेट्रियम क्या, तुम ना छोड़ ही दो, तुम्हें अभी लिखूंगी तो तुम्हें अभी से मौत आने लगेगी। मैं यूट्रस लिख देती हूं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अभी एंडोमेट्रियम पता नहीं है तो तुम कंफ्यूज हो गए, मैं आगे तुम्हें बताऊंगी। बेटा यहां तक डन हो गया सारे बच्चों का। अखिल वेरी गुड यार, रश्मि वेरी गुड, दिव्या वेरी गुड, ललित सुपर्ब बेटा सुपर्ब, अनश वेरी गुड, अंश, आदित्य, संजय, गुरलीन इज अ न्यू। यूट्रस क्या है बेटा, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है बेटा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है बेटा यूट्रस। कई लोग पहले से पढ़ के भी आए हैं यार, बहुत सही बेटा, शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बेटा, डन सभी का, मैं साइड हो गई हूं, ठीक है, डन। दो लास्ट के 2 स्टेप्स करते हैं, फिर एनिमेशन देखेंगे इसका, ठीक है। डन। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही सही। अब बेटा इम्प्लांटेशन हो गया, अब क्या हो गया, देखो तुम मदर की यूट्रस से चिपक गए, तुम मदर की यूट्रस से चिपक गए। अब मदर की यूट्रस से चिपकने के बाद तुम मदर की बॉडी के अंदर ग्रो करोगे, जो हम बोलते हैं यूजुअली 9 महीने, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड को जिसमें तुम मदर की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे होते हो, दैट इज द 5th इवेंट इन रिप्रोडक्शन। जिस इवेंट को क्या बोला जाता है बच्चों, जिस इवेंट को क्या बोला जाता है, गेस्टेशन। क्या बोला जाता है, गेस्टेशन। वेरी गुड, ठीक है। गेस्टेशन का मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बोला बेटा,
अभी तुम्हें बेबी नहीं बोलेंगे ना, मतलब तुम जब मम्मी के यूट्रस के अंदर हो तो उस स्टेज को या तो मैं एम्ब्रियो बोल दूंगी या तो मैं फीटस बोल दूंगी, ठीक है। तो मैं अभी एम्ब्रियो टर्म यूज कर रही हूं उसके लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एक बार ही रहना, अभी एनिमेशन यूज करना है। यस, इनसाइड द फीमेल, इनसाइड द यूट्रस लिख देते हैं। यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यस, और बेटा इसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा मैंने बताया ना ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज का नाम है, जैसे मैं जाइगोट बोल रही हूं वैसे ही जाइगोट बेटा आगे जाके क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। जैसे तुम बेटा पैदा हुए थे ऐसे थे, है ना, फिर तुम बड़े होते गए तो तुम भी तो ग्रो कर रहे हो ना, तो जाइगोट भी तो ग्रो करेगा, उसकी एक स्टेज होती है बेटा जिसे बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और आखिरी स्टेप बेटा क्या होता है, लास्ट स्टेप बेटा क्या होता है, इसे बोला जाता है पार्च्यूरेशन। क्या बोला जाता है, पार्च्यूरेशन। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्च्यूरेशन बच्चा पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्च्यूरेशन बच्चा पार्टी। बेटा कई बच्चे मुझे पूछ रहे हैं वूम्ब का मतलब, वूम्ब का मतलब होता है यूट्रस, यूट्रस का ही दूसरा नाम है वूम्ब, ठीक है। डन, यानी कि डिलीवरी। यस, पार्च्यूरेशन का मतलब होता है अब सारा हो गया, बधाई हो आपकी सपोली हुई है या सपोला हुआ है, ठीक है। तो डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ को बोला जाता है पार्च्यूरेशन, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ दी, सपोली नहीं लिखो, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। बेटा आपको इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझ में आए, पहले मेरे को ये बताओ, एक बारी समाप्ति एक्सप्रेस से रिवीजन करें। जिन बच्चों को पता नहीं है कि समाप्ति एक्सप्रेस क्या होता है, जो मेरी नई सपोला आर्मी उनको मैं बता देती हूं। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाती हूं बेटा, हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है, तो मैं उस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन देती हूं, बहुत फास्ट बोल के उसका क्विक रिवीजन देती हूं, ठीक है। तो वो होता है समाप्ति एक्सप्रेस। तो आज वैसे छोटा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, पर मैं एक डेमो आपको दे देती हूं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हमने पढ़ा बेटा अभी क्या, फटाफट से क्विक रिवीजन दे रही हूं, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो बेटा हमने 6 स्टेप्स में पढ़ा है द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 1, बॉडी के अंदर गैमीट बनने की जरूरत है, यानी कि नंबर 1 इवेंट इज गैमीटोजेनेसिस। मेल्स में गैमीटोजेनेसिस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में गैमीटोजेनेसिस को बोला जाता है oogenesis। नंबर 2, गैमीट बना के घर नहीं बैठना है, गैमीट का ट्रांसफर करना जरूरी है फॉर द रिप्रोडक्शन। तो सेकेंड स्टेप होगा बेटा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट, और यहां पे हम किसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड स्टेप होगा बेटा स्पर्म का ओवम से मिलना, यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन कर लिया। चौथा स्टेप क्या होना चाहिए भैया, उस जाइगोट को मदर के यूट्रस के अंदर सारी नरिशमेंट, सारा न्यूट्रिशन, सब कुछ लेने के लिए मदर की बॉडी से अटैच होना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि जाइगोट जब डिवाइड करता है बेटा तो एक स्टेज बनती है, जिस स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। कैसे बना, जाइगोट डिवाइड करते 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 ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट बेटा क्या करता है, मदर की यूट्रस के साथ जाके चिपक जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और फिर बेटा वो एम्ब्रियो मदर की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है अराउंड 9 मंथ्स, इसे बोला जाता है गेस्टेशन। और अल्टीमेटली बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, इसे बोला जाता है पार्च्यूरेशन। बच्चा पूछ रहा है प्लेसेंटा क्या होता है, सब्र करो बेटा, सब्र, आगे मत भागो, आगे भागोगे तो करंट चीज नहीं होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में दिल बना दिया जाए अगर बेटा समाप्ति एक्सप्रेस से आपको 6 इवेंट्स बिल्कुल मेमोराइज हो गए, डन 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 हो गए। एक बारी फटाफट फटाफट जल्दी से मेरे को बताओ, जल्दी से। अरे स्पैमर्स, तुमको मैं यहां पे बुलाती हूं, अभी रुको, तुम रुको। डन 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 डन, ठीक है। एक बारी बेटा इस खूबसूरत प्रोसेस को तुम अपनी आंखों से देखना चाहोगे, फ्यूचर डॉक्टर्स, इसको तुम खुद अपनी आंखों से देखना चाहोगे बेटा, देखना तो पड़ेगा ही क्योंकि मैं लेके आई हूं यार, ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं, ठीक है, फटाफट से इसकी एनिमेशन देखते हैं, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। चलो हाँ, चलो फुल स्क्रीन किया जाए, लेकिन इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ग्रीस लाइट ऑफ कर दो प्लीज। यस, अब बेटा इसको फटाफट से देखेंगे सारी सपोली आर्मी और सपोला आर्मी,
इसको फुल स्क्रीन करो भाई। हाँ चलो, वॉल्यूम बढ़ सकती है और ठीक है बेटा। देखो ये स्पर्म्स, ये स्पर्म्स बेटा ओवा को कैसे फ्यूज, अरे ये लाइट तो ऑफ कर। देखो ये कितने सारे मिलियन स्पर्म्स बेटा बनते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंसेमिनेशन हो रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलियन ऑफ स्पर्म्स बेटा देखो रेस लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर भाग रहे हैं। ये रहा बेटा अपना ओवा, अपना एग, और ये रहा अपना स्पर्म। स्पर्म इसकी दीवार को तोड़ के अंदर जाएगा और स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। द थर्ड स्टेप फर्टिलाइजेशन, द थर्ड स्टेप फर्टिलाइजेशन। देखो देखो बेटा डिवाइड कर रहा है। देखो आप पूछ रहे थे ना क्या होता है, क्या होता है, अभी आप देखो कैसे डिवाइड करेगा बेटा, देखना जाइगोट। ये 2 सेल स्टेज, ये 4, 8, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक जाएगा यूट्रस के अंदर, यूट्रस के वॉल के साथ, यानी कि हो जाएगी इंप्लांटेशन। देखो कैसे चिपकेगा, ये चिपका, ये सपोला या सपोली। गेस्टेशन 9 महीने, गेस्टेशन टाइम पीरियड, फीमेल की यूट्रस के अंदर बच्चा ग्रो कर रहा है और अल्टीमेटली बेटा क्या होगा, अल्टीमेटली ये बच्चा डिलीवर होगा। दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। वाओ, मुझे ही बहुत मजा आया। ठीक है चलो इसकी हम डिलीवरी बेटा फटाफट कराते हैं। लाइट ऑन, लाइट ऑन। ये रहा बेटा बच्चा डिलीवर। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। और तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो, तुम तो बेटा अपने आंखों के सामने, तुम तो हो सकता है कि इन सब में ठीक है, तो तुम तो इसको बेटा प्रैक्टिकली देखोगे यार। ठीक है तो गुड था, फील आई बेटा, टॉपिक की फील आई। यस मस्त था। इससे शानदार 3D मॉडल्स भी हम यूज करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आप भी उसको बेटा यूज कर पाओगे 20 तारीख के आसपास, जैसे कि मैंने कहा। जब वो अवेलेबिलिटी इसके एकदम प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको भी यूज करने को मिलेगा। मजा आया? ठीक है बस बेटा और क्या चाहिए, आपके लिए हम खड़े हैं। बस आप बेटा मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करिए। ठीक है सब कुछ है बेटा, एवरीथिंग, पढ़ाई, मस्ती, एनिमेशन, एवरीथिंग विल बी देयर। बस डॉक्टर बन के दिखा दो। ठीक है चलो अब बेटा देखो, जैसे कि मैंने कहा था फटाफट से आओ, एनसीईआरटी की रीडिंग एक बारी करते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग एक बारी करते हैं। एनसीईआरटी अपनी खोलो और एनसीईआरटी में सबसे शुरुआत में बेटा ये एक पैराग्राफ दिया गया है। शुरुआत में रिप्रोडक्टिव इवेंट का ये पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा। एक बारी उस पैराग्राफ को खोलो, मैं फटाफट से एनसीईआरटी रीडिंग साथ के साथ करा देती हूं। ठीक है देखो, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जैसा कि मैंने कहा गैमीटोजेनेसिस, स्पर्म्स इन मेल यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, बगल में एनसीईआरटी के यहां लिख सकते हो। पर बेटा वैसे भी ये तो तुम्हें वैसे भी याद हो जाएगा बेटा, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिख लो। ठीक है एंड ओवम इन फीमेल्स यानी कि oogenesis, फर्स्ट स्टेप हो गया। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सेम थिंग, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अच्छा एक बच्चा वीवी पैरिटी का मतलब पूछ रहा है, मैं अभी बताती हूँ बेटा। ठीक है मैं यहाँ पे वैसे कॉमन डाउट्स देख सकती हूँ, डिफरेंस बिटवीन सीमन एंड स्पर्म, डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड ब्लास्टोसिस्ट। मेल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? अरे कृष्णा बेटा, बेटा ब्लास्टोसिस्ट और एम्ब्रियो के बीच में बच्चा डिफरेंस पूछ रहा है। ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है बेटा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो की जैसे तुम्हारी क्लासेस होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, वैसे एम्ब्रियो की डिफरेंट स्टेजेस है। उस एक स्टेज का नाम होता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है सीमेन और स्पर्म के बीच का डिफरेंस आगे पढ़ाएंगे बेटा, तुम बहुत आगे निकल लिए। ओवा एंड ओवम इज सेम, यस 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 सेम, इट इज सेम।
ठीक है, डाउट्स अभी हम लेते जाएंगे। चलो, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फ्यूजन ऑफ बेटा मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट बन जाता है, फिर बेटा फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर उसकी डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जेस्टेशन या गेस्टेशन, डिलीवरी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। डन। एनसीईआरटी का टाइम हो गया, मतलब एनसीईआरटी का टाइम हो गया, मतलब एनसीईआरटी कवर हो गई। एक बच्चा पूछ रहा है वीवी पैरिटी का मतलब, तो बेटा एक नोट डाल के लिखो। हाँ, ये रहा ना, ये वीवी पैरिस वर्ड यूज किया ना, किसी को पता है तो एक बार मेरे को आंसर दे सकते हो, बाकी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है, यानी कि एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है। एनिमल किंगडम मैम ने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था बेटा तुम्हारे अर्जुनास को, तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा नहीं है। ओवीपैरस और वीवीपैरस दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ओवीपैरस और वीवीपैरस, ये मेनली दो प्रकार के हैं, ओवो वीवीपैरस भी होते हैं। ओवीपैरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स। अब बेटा मैं एक फनी बात बताती हूँ, इसमें बच्चों को लगता है मैम हम भी तो अंडे दे रहे हैं यार, मैम अभी तो आपने बोला फीमेल के अंदर एग है। अरे भाई साहब, वो वाला एग नहीं, वो एग नहीं बेटा, वो oogenesis वाला एग नहीं, वो मुर्गी के अंडे देखे हैं सबने, चिड़िया के अंडे देखे हैं ना भाई। तो ऐसे एग लेइंग एनिमल्स जो अंडे ले करते हैं, ह्यूमंस को अंडा देते हुए तो तुमने नहीं देखा है बेटा, ऑब्वियसली हम अंडे थोड़ी देंगे बेटा, हमारे में यंग वंस का डायरेक्टली बर्थ होता है, एंड बर्थ ऑफ यंग वंस डायरेक्टली इज कॉल्ड एज वीवीपैरिटी। ओवीपैरिटी या ओवीपैरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स। क्या मतलब होता है? एग लेइंग एनिमल्स, दिस इज कॉल्ड ओवीपैरिटी। और डायरेक्टली बर्थ, ओवीपैरिटी, डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, YOUN। अरे भाई हम भी तुम्हारे साथ साथ अंग्रेजी की क्लास ले लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना सभी को? यहां तक क्लियर हो गया? ओवीपैरिटी वीवीपैरिटी का मतलब क्लियर हो गया? अपने एनसीईआरटी में इसे बेटा नोट कर लो, डायरेक्ट गिविंग बर्थ टू यंग वंस। अच्छा, मैं कुछ बेटा बेसिक डिफरेंसेस बता देती हूं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में, मेरे साथ साथ में फटाफट से लिखो, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा ये बस इंट्रोडक्शन है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स और इन मेल एंड फीमेल, मैं आपको थोड़े से डिफरेंसेस बता देती हूं। जैसे कि अभी हमने मेल्स में क्या पढ़ा बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस, और हमने फीमेल में पढ़ा बेटा oogenesis। बहुत सारे हालांकि डिफरेंस होते हैं, पर मैं आपको ऐसे बेसिक डिफरेंस बता रही हूं जो आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं बेटा, है ना। एज अ साइंस स्टूडेंट, एज फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं बोलती हूं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और जब मैं बोलती हूं oogenesis, तो बेटा इसमें एक बहुत कॉमन अंतर जो है वो ये है कि आपको पता है बेटा फीमेल जो होती है उसमें ये एग फॉर्मेशन, oogenesis कब से स्टार्ट हो जाता है? जब से वो मां के यूट्रस के अंदर थी। कैन यू बिलीव इट? यू हैव टू बिलीव इट, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, फीमेल के अंदर जब फीमेल वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, वो बच्चा जो है, एम्ब्रियो जो है मदर के बॉडी के अंदर था, तब से वो oogenesis स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं बोलूं कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। सोचो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये स्टार्ट हो जाती है। सोचो, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। लेकिन अगर मैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। 10, 11, 12, 14 साल, 13, 14 साल का बच्चा, प्यूबर्टी जब उसको हिट करती है, उसके अंदर हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, हॉर्मोन्स का एकदम बूम होता है। ठीक है, वो चेंजेस बेटा, प्यूबर्टी आना, उस प्यूबर्टी के आने पर बेटा मैं बताऊंगी सारी चीजें वैसे, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने 11th इसलिए मैं बोल रही हूं, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा पढ़ना। तो प्यूबर्टी के वक्त में बेटा ये स्टार्ट होती है। यार oogenesis की स्पेलिंग गलत नहीं है भाई, बोर्ड को मौत आ रही है, मैंने लिखा था वो गायब हो गया अपने आप। ठीक है, तो ये स्टार्ट करती है प्यूबर्टी के वक्त में। बट आप इसके बारे में अगर पढ़ेंगे, इट इवन कंटिन्यूज इन ओल्डर मैन, ये रुकती नहीं है बेटा, कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मैन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा
oogenesis की, तो एक उम्र के बाद अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज आप पढ़ोगे, फीमेल्स के अंदर एग का बनना रुक जाता है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैम क्यों रुक जाता है, वाई, कैसे रुक जाता है। बेटा प्यूबर्टी क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है। तो बेटा आप हॉर्मोन्स वाले चैप्टर को अगर जाके देखेंगे तो हॉर्मोन्स 11th क्लास का केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें आप कुछ हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर गोनाडोट्रोफिन्स पढ़ेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक बारी वो लेक्चर मैंने डेमो में भी बोला था, देख के आना। वो हार्मोन्स बेटा पीक पर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो टाइम पीरियड जहां ये हार्मोन्स पीक पर हैं वो प्यूबर्टी कहलाता है, ठीक है, यस। हाँ, तो oogenesis बेटा क्या, फीमेल में एक उम्र के बाद एग्स का बनना रुक जाता है। अब मैं बताऊंगी कि क्यों रुक जाता है। उस टाइम पीरियड को मेनोपॉज भी बोला जाता है। क्यों ऐसा होता है मैम, ये सारे कारण हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबने सुना है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत एक कॉमन चीज है। मुझे लगता है एक साइंस स्टूडेंट के साथ साथ में अगर नॉन साइंस स्टूडेंट है ना, उसको भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बेटा चीजें पता होनी चाहिए। हम इसके अगला एक चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो भी एक बहुत ही जनरल टॉपिक है जो एक जनरल एक इंसान को पता होनी चाहिए उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पता होना चाहिए, पर कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस सुने होंगे आपने, पीरियड सुने होंगे आपने, है ना। तो फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है ना बेटा, उस रुक जाने को बोलते हैं मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुक जाने को बेटा क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। पॉज का मतलब रुक जाना, मेंस्ट्रुअल, मेंसेस, पीरियड्स का रुक जाना, उस टाइम पे ये oogenesis भी रुक जाती है। क्लियर होगी बेटा सभी को बात, ये बात सबको समझ आ रही है बेटा, है ना। आसान सी बात है बेटा, बेसिक साइंस की बातें, इतना तो अपन जानते हैं, है ना, और मैं तो आपको बता ही रही हूं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं स्टॉप्स एट मेनोपॉज। मैं इसका मतलब भी अभी लिख दे रही हूं ताकि अगर कोई बच्चा सिर्फ पीडीएफ से पढ़ रहा हो, महान एक कोई बच्चा हो भी सकता है, तो उसको मौत ना आए। व्हेन menstrual cycle stops, menstrual cycle stops, जब menstrual cycle रुक जाती है बेटा, इसे बोला जाता है मेनोपॉज। अराउंड मैं बोल सकती हूँ 45 से 50 साल की एज में होता है। मैं अराउंड 50 की एज लिख देती हूँ, 45 से 50 की एज में ये हो जाता है, ठीक है। ये फटाफट से इसे नोट करो। मैं अब लास्ट एक बेसिक चीज पढ़ाऊंगी, फिर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रेट अवे बेटा मूव कर जाऊंगी। तो मैं एक लास्ट चीज बता रही हूं, ठीक है, एक लास्ट चीज बता रही हूं, फटाफट से इसे नोट कर लो, फटाफट से इसे नोट कर लो। रीसेंट डाउट्स, मैम विल द एग रिलीज एट अर्ली स्टेज, बिकॉज बेटा महेश बेटा इसके लिए आपको लेक्चर आगे वेट करना पड़ेगा। मैम फीमेल्स क्या चाइल्डहुड, अविरल बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए प्लीज वेट करिए। जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में आता है, नहीं मौसम बेटा आपने पूछा है क्या ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में आता है। अरे नहीं भाई, एम्ब्रियो की एक डेवलपिंग स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। डन डन डन, नोटेड एवरीबॉडी, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। नाउ लास्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, आप पूछेंगे कि मैम ये एनसीईआरटी में कहां दिया है, तो ये 11th की एनसीईआरटी में दिया है। मैम हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वर्ड तो बहुत क्लियरली यूज किया है। अगर आपको ये नहीं आता है बेटा, वो पिछला वाला स्लाइड नोट कर लिया है ना, आपने ये नोट कर लिया ना, जिसने नहीं किया है मैं एक और बार यहां रख देती हूँ, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। मैं एक पानी मंगा लेती हूँ, आप इसे नोट कर लो यार। ग्रीन टी भिजवा देना प्लीज। यस तो बेटा जी, यस तो बेटा जी मैं क्या बोल रही थी, हाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये आपने हालांकि बेटा 11th क्लास में भी पढ़ा है, बट जिन्होंने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए वापस से बता दे रही हूं। तो दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स है बेटा, एक है आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक है बेटा आपके पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। माय सपोल आर्मी, जोश खत्म नहीं होना चाहिए बेटा, क्लास जब तक चलेगी, जब तक मैम की बात चलेगी तब तक आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या डिफरेंस होता है, जिसको पता है वो बता सकता है, ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको मैम बता रही है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें गैमीट बन रहा होता है
और जो हार्मोन भी बनाते हैं, जो हार्मोन भी बनाते हैं। यस 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 रिमझिम वेरी गुड, यस रोहन सावाश, शिवम वेरी गुड, जानवी वेरी गुड, भूमि, खुशी, आदिति, दिवेश वेरी गुड, अनन्या यस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं बेटा ऑर्गन्स वेयर, मेरे साथ साथ में बेटा ऐसे फ्लो चार्ट में बनाओ, ज्यादा पैराग्राफ नहीं लिखनी है, फ्लो चार्ट्स में बनाओ। ऑर्गन्स वेयर प्रोडक्शन ऑफ gametes takes place as well as hormone produced, बेटा कई लोग पता है क्या गलती करते हैं, कई लोग कहते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है जहां गैमीट बन रहे हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है कि जहां हार्मोन प्रोड्यूस होता है। गलत है ये गलत है। गैमीट भी बनेगा, हार्मोन भी बनेगा, मेरी बात समझ रहे हो? गैमीट भी बनेगा और हार्मोन भी बनेगा, वो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा मेल के केस में मेल के केस में प्राइमरी कौन हुआ और फीमेल के केस में प्राइमरी क्या हुआ? और मेरे को ये भी बता दो हार्मोन्स का नाम क्या है, मेरे को ये भी बता दो हार्मोन्स का नाम क्या है, मेल के हार्मोन का नाम और फीमेल के हार्मोन का नाम। शाबाश, कई बच्चे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का भी आरशी बेटा वेरी गुड, जो डेमो देख के आए हैं, शाबाश बेटा, ऐसी सिंसियरिटी चाहिए। हाँ, टेस्टिस और ओवरी मेल का हार्मोन क्या होता है जो तुमने सुना होगा? टेस्टोस्टेरोन। नहीं सुना है? बता रही हूं, और 11th क्लास का चैप्टर रिवाइज करना, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना। तो मैं कह सकती हूं कि यार मेल्स के केस में जो मेल्स का टेस्टिस है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और फीमेल के केस में जो फीमेल की ओवरी है वो है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मैं यहाँ पे एक एक हार्मोन भी लिख दे रही हूं जिन्होंने नहीं सुना है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल के जितने भी मेल लाइक कैरेक्टर्स आपने पढ़े हैं, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, अपीयरेंस ऑफ मुस्टैच, मसल, ठीक है, और उनकी पिच ऑफ वॉइस जो होती है वो लो होती है ना, उनमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, वो सारी चीजें ये हार्मोन करा रहा है। और फीमेल के केस में आपने बहुत सारे हार्मोन्स पढ़े होंगे, ईस्ट्रोजन का नाम आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, तो मैं एक हार्मोन लिख देती हूँ लाइक ईस्ट्रोजन। फीमेल में और भी हार्मोन्स होते हैं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन नाम का भी एक हार्मोन होता है जिसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो फीमेल में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी मेनली जो आपके फीमेल के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं वो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ईस्ट्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भैया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या कर रहा है? भाई इसका नाम ही है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है। कैसे रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है? इसने तो गैमीट बना दिया, इसने तो हार्मोन बना दिया, उस गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए तो कुछ चाहिए, हो सकता है कि उन गैमीट की मैच्योरेशन के लिए भी कुछ चाहिए। तो ऐसे ऑर्गन्स बेटा जो आपके रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ गैमीट और बाय हेल्पिंग इन मैच्योरेशन, तो दोज आर कॉल्ड एज बेटा क्या भैया? ग्रीन टी खत्म हो कोई नहीं भैया, थैंक यू। तो उससे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसे कि मेल के केस में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी वास्ट डिफरेंस, अभी नाम से बेटा घबराना नहीं है, हम सारे नामों को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मेल के केस में बेटा होता है वास्ट डिफरेंस, मेल के केस में होता है रेटे टेस्टिस, फिर होता है एपिडिडाइमिस, फिर होता है वासा एफरेंशिया, बहुत सारे होते हैं। और फीमेल के केस में भी बेटा होते हैं, फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं। डन हो गया? ठीक है, तुम भी पानी शानी पियो बेटा, पानी पी के एकदम एनर्जाइज रहो, बिल्कुल पानी पी के एकदम एनर्जाइज रहो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सपोर्ट कर रहा है ये रिप्रोडक्शन को, सपोर्ट्स रिप्रोडक्शन। कैसे सपोर्ट कर रहा है बच्चों? कैसे सपोर्ट कर रहा है बच्चों? यस, 10th में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफर ऑफ गैमीट, मैच्योरेशन ऑफ गैमीट्स। कुछ एग्जांपल्स लिख दूं?
कुछ एग्जाम्पल लिख दूं? यस बच्चा पार्टी, जैसे कि मैं एक आधा एग्जाम्पल लिख देती हूं। मेल के केस में आप पढ़ते हो वास डिफरेंस, जैसे आप पढ़ते हो एपिडिडाइमिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पार्ट्स के नाम बता रही हूं मैं, एक्सेट्रा। बाकी जितने भी बचे बेटा, जितने भी बचे कुछ प्राइमरी को छोड़ के, जितने भी प्राइमरी को छोड़ के बचे वो सेकेंडरी, जितने भी प्राइमरी को छोड़ के बचे वो सेकेंडरी। ठीक है, यस, डन डन। ठीक है, स्टोरेज भी कर सकता है डेफिनेटली, स्टोरेज भी कर सकता है डेफिनेटली। आप यहां पे स्टोरेज भी डाल सकते हैं, व्हाई नॉट। आप यहां पे स्टोरेज भी डाल सकते हैं, यहां पे डाल दीजिए स्टोरेज, बिल्कुल। अब बेटा देखो फीमेल के केस में हम क्या लिखेंगे, एक आधा नाम लिख देती हूं मैं, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एक्सेट्रा, ईटीसी। यहां तक फटाफट से जनता, फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फटाफट से बेटा इसे नोट करो। यस, डन 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 डन। आई डोंट थिंक बेटा इतने छोटे से पार्ट की अभी तुम्हें रिवीजन चाहिए होगी, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट पड़ा है ना। डन। शायंतन पूछ रहा है क्या मैम ट्रू मैन पढ़े? बेटा कोई ट्रू मैन फॉल्स मैन अभी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी बोला ना मैंने, एनसीईआरटी बेटा, अगर तुम एनसीईआरटी को, मैं तुम्हें दिल से बता रही हूं बेटा ये बात मानो, एनसीईआरटी खुद इतनी डिटेल्ड बुक है और इतनी डिफिकल्ट बुक है, उसको ही पढ़ने, ध्यान से पढ़ने में बेटा बहुत वक्त लगता है। एक अच्छे बच्चे को ना उस एनसीईआरटी को 4 to 5 टाइम्स पढ़ना चाहिए एटलीस्ट 12th में रहते हुए, और कुछ नहीं बेटा। एनसीईआरटी अभी सिर्फ एनसीईआरटी, आपके पास मॉड्यूल्स होंगे, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डन 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 डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। एक क्वेश्चन कर लें फिर। अच्छा देखो तुम ना पहला क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, सेकंड वाले का नहीं कर पाओगे, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको कर देती हूँ। मैच्योर होने का मतलब क्या होता है भाई? मैच्योर जैसे तुम बेटा अभी तक हुए नहीं हो, वैसे ही उसे कहते हैं मैच्योर होना, समझदार हो जाना। अब स्पर्म के समझदार होने को क्या बोलते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसका प्रॉपरली डेवलप हो जाना, ऐसे डेवलप हो जाना कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, एक स्पर्म का मैच्योरेशन वो कहलाता है। ठीक है, चलो पोल क्रिएट करेंगे अभी हम, तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, आप सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे तो एक पोल क्रिएट किया जाएगा 30 सेकेंड्स के लिए। स्टार्ट कर दिया है हमने पोल, अरे भाई स्टार्ट कर दिया है हमने पोल। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। यस, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा, 30 सेकंड भी ज्यादा है आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जब दूसरा टॉपिक पढ़ा दूंगी तब, ठीक है। हाँ चलो, डन 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 डन, फटाफट से यार जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से क्या आंसर है। द रोल ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज प्रोडक्शन ऑफ गेमीट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमीट, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, बोथ 1 and 3। क्या कहती है मेरी सपोली आर्मी? बेटा इसमें अगर तुमने शगुन किया ना, पोल स्टॉप्ड, तो मेरा आंसर है बेटा, मेरा आंसर है डी, शो रिजल्ट्स। ये क्या था बेटा, ये क्या था? सिर्फ इतने बच्चे दे पाए इसका आंसर, सिर्फ बेटा 68% बच्चे इसका आंसर दे पाए। व्यू लीडरशिप बोर्ड, विनीत मिश्रा, बहुत सही यार, 3.9 सेकेंड्स यार, क्या बात है। हंसिका 5 सेकेंड्स, मोहम्मद फैज खान वेरी गुड, स्वप्नदेव मलिक, स्वप्नेंदु मलिक, मेरे को इसका नाम सुना हुआ लग रहा है यार, स्वप्नेंदु मलिक 5 सेकेंड, शौर्या सिन्हा 5 सेकेंड्स, वेरी वेरी गुड यार। अब इसमें बेटा आपको अपना नाम भी देखना है फ्यूचर में, ठीक है। और बेटा ये बहुत गलत बात थी, पोल नहीं आया, पोल नहीं आया, कई लोग कह रहे पोल नहीं आया, बट बेटा पोल आया है। चलो कोई बात नहीं, एक और बार जब नेक्स्ट टाइम मैं पोल कराऊंगी तो शायद पोल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना है। अगर आपके पास पोल नहीं आया हम वापस से पोल करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं। हम सबसे पहले बेटा शुरू करेंगे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और थोड़े लंबे टॉपिक के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोल होता रहेगा बेटा, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे पोल्स आएंगे, आपके पास पोल आ जाएगा, चिंता ना करना। कई लोगों के पास नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलो अच्छा, हम स्टार्ट करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं चाहती हूं क्या, अब मैं चाहती हूं आप अपने हाथ में पेंसिल लेके और रबर लेके चलिए, क्योंकि बेटा हो सकता है मैं चीजों को मिटाऊं कभी कभी और एडजस्ट करूं ना, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो आप गंदी तरीके से लिखना मत, आप अच्छी तरीके से लिखना, ठीक है, अच्छी तरीके से डायग्राम बनाना। डायग्राम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके बायोलॉजी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है डायग्राम और फ्लो चार्ट्स जो मैं बना रही हूं, पोथियां की नहीं बेटा, शॉर्ट नोट्स बना रही हूं जो मैं, है ना। इससे भी ज्यादा शॉर्ट आप कब बना सकते हैं, जब आप चीजों को रिवाइज करें। जब आप चीजों को रिवाइज करेंगे तो आप फ्लो चार्ट में खुद शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एनसीईआरटी में 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, 2 सेक्शंस दिए हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। हम दोनों सेक्शंस बनाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम, उसकी लेबलिंग से क्वेश्चन आता है। तो ये जो 2 डायग्राम, मेरे कहने का मतलब है ये जो 2 डायग्राम बेटा आप एनसीईआरटी के देख रहे हो ना, एक ये वाला डायग्राम दिया होगा, हम ये वाला डायग्राम भी बनाएंगे, और एक ये वाला डायग्राम दिया होगा बेटा, हम ये डायग्राम भी बनाएंगे। दोनों डायग्राम बनाएंगे। कौन सा डायग्राम पहले बनाएंगे, कोई भी बना लेंगे, चलो ठीक है, जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हम सबसे पहली लाइन जो पढ़ रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड वेयर, इन द पेल्विस एरिया। पेल्विक या पेल्विस एरिया आपको पता है कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया बेटा, हिप एरिया। आपने पेल्विक बोन्स पढ़े होंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, किसी ने पढ़े हैं पेल्विक बोन, ठीक है। तो पेल्विक एरिया, आप अगेन बेटा जो मैं बोल रही हूं, आपको कितना टाइम लगेगा, आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा घर जाके एनसीईआरटी ढूंढ के देखने में, जो मैं बोन्स बोल रही हूं, राइट। तो ये हिप वाला एरिया जो आप बोल रहे हैं, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विस एरिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन दी पेल्विस रीजन। सबसे पहले मैं आपको लिखवाती हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डायग्राम कैसे बनाना है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्या क्या। यस मैम, हमने पढ़ा था कॉक्सल बोन, वेरी गुड बेटा, शानदार। पेल्विक गर्डल, वेरी गुड बेटा। एसिटाबुलम, बहुत बहुत सही। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताती हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं, और इन्हीं चीजों को हम डायग्राम में बेटा समझते हुए चलेंगे। तो व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स नंबर 1 टेस्टिस। बेटा देखो कई बार टेस्टिस की स्पेलिंग IS लिख रहे हो और ES लिख रहे हो, ये सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। IS जब हम लिखते हैं टेस्टिस की स्पेलिंग तो वह सिंगुलर है, तो कोई अलग नहीं है। अगर आप सोच रहे हो अलग है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो टेस्टिस हो गया, इसे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर बेटा टेस्टिस के अलावा आपके पास होते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स, जिन डक्ट की मदद से बेटा आप स्पर्म को ट्रांसफर करोगे। कौन कौन से डक्ट एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं? रेटे टेस्टिस, जो एनसीईआरटी बेटा प्लीज एनसीईआरटी से भटकना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूं, एनसीईआरटी से भटकना नहीं है, ठीक है। रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, देन यू हैव बेटा वासा एफ्रेंशिया। अभी नाम लिखो, इन सब के काम हम आगे देखेंगे। वासा एफ्रेंशिया, फिर क्या आता है बेटा, एपिडिडाइमिस, बोलो मेरे साथ साथ में बेटा, एपिडिडाइमिस। जितना बोलोगे टर्मिनोलॉजीज उतनी याद होती जाएंगी, ठीक है। एपिडिडाइमिस, नेक्स्ट लिखो बेटा वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, सबके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, नंबर 3 मेल असेसरी ग्लैंड्स, मेल असेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स के बारे में यहां पे आपने पढ़ना है? आप पढ़ोगे बेटा इन सारी ग्लैंड्स के बारे में जो मैं लिख रही हूं। समाइनल वेसिकल, मेरे साथ साथ में बोलेंगे बच्चे, समाइनल वेसिकल्स, ये एक आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे। नंबर 2 एनसीईआरटी ने जो दिया है वो दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड,
और नंबर 3 जो एनसीईआरटी ने दिया है बेटा ग्लैंड के बारे में जो आप पढ़ोगे, नंबर 3 जो एनसीईआरटी ने दिया है दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात? यस, कई लोग बेटा इसका दूसरा नाम बता रहे हैं, पर बेटा दूसरे को डराने का नहीं। तुमने तो पढ़ रखा है, बहुत सही है, ये तो बहुत आगे का पढ़ रखा है, बट मैं आगे इनके अतिरिक्त नाम भी बताऊंगी कि इनको और क्या बोला जाता है। ठीक है। और चौथा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो तुम्हें हिस्सा पढ़ना है दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल मतलब होता है आउटसाइड, जेनिटेलिया, जेनिटेलिया का मतलब होता है जेनाइटल्स, ऑर्गन्स जो बाहर से तुम्हें विजिबल हैं, जो बाहर से दिख रहे हैं, उन्हें बोलते हैं जेनिटेलिया। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पीनस एंड स्क्रोटम के बारे में। इसको पहले नोट करो, फिर बेटा तैयार हो जाओ डायग्राम के लिए। ठीक है। देखो डायग्राम ना मैं क्लास में खुद बना के मोस्टली बेटा हम क्लास में डायग्राम क्या करेंगे ना, बना के इसीलिए खुद बनाएंगे ताकि ना आप साथ के साथ ड्रॉ करो, साथ के साथ ड्रॉ करो। अगर मैं बेटा क्या करूंगी ना, बनाया डायग्राम लेके आऊंगी, फिर तो आप बनाने से रहे, फिर तो आप बेटा पीडीएफ पे ही डिपेंडेंट हो जाओगे। और मैंने कहा है बेटा जिसने कामचोरी की बेटा फिर तो कोई नहीं बचा सकता। कामचोरी अगर आपने की तो बेटा मैं तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ पाऊंगी ना जाके। फिजिकल क्लासरूम में होते तो लपड़ लगाती तुम्हें, लेकिन ऑफ कोर्स बेटा अभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बोल सकती हूँ, है ना, मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि यार तुम बनाओ। अभी मैं बता रही हूँ लैंडस्केप है या कौन सा स्केप है, 2 मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, डन 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 डन। वैसे आज हम शायद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो एक डायग्राम तो बना ही पाएंगे। क्या मेरी आर्मी तैयार है? यस बच्चा बाड़ी, आर वी ऑल रेडी टू मेक ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका 3D मॉडल भी है मेरे पास। ठीक है, 3D मॉडल भी है मेरे पास। ठीक है, लैंडस्केप में बनाएंगे पहले डायग्राम को। मैं सोच रही हूं जो एनसीईआरटी में नीचे वाला डायग्राम दिया है वो पहले बनाते हैं। ठीक है, और जो ये वाला, हालांकि बेटा याद रखना मैं दोनों डायग्राम बनाऊंगी, मैं दोनों ये वाला भी बनाऊंगी और मैं ये वाला भी बनाऊंगी, पर मैं पहले ये वाला बना देती हूँ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए लैंडस्केप चाहिए हमें, इसको बनाने के लिए लैंडस्केप चाहिए, तो पहले इससे शुरुआत करते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। रेडी है? यस, पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। तो हमने बोला बेटा देखो अब मैं ना थोड़ा सा बोर्ड की तरफ घूमूंगी तो माइंड मत करना। ठीक है, माइंड करोगे तो भी मैं क्या कर पाऊंगी बेटा, मुझे तो बनाना पड़ेगा ना। तो हम बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिखोगे सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेडिंग क्या डालोगे? सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं डाल देती हूं हेडिंग। ठीक है, कहाँ डाले, चलो ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, यहां पे लिखते हैं सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक करके बनाते जाएंगे। और बेटा मेरी एक बात सुनना, इससे पहले हाँ नए पेज से बनाओ, लैंडस्केप में बनाना है नए पेज से बनाओ। इससे पहले कि तुम बेटा सपोले वाले काम करो और मुझसे वैसे क्वेश्चंस पूछो, मैं आपको पहले से बता रही हूं कि जो मैं डायग्राम बना रही हूं हर एक पार्ट की डिटेलिंग करनी है हमें। मैं अभी ओवरऑल डायग्राम बना रही हूं, फिर मैं टेस्टिस को अलग से पढ़ाऊंगी, मैं डक्ट्स को अलग से पढ़ाऊंगी, मैं ग्लैंड्स को अलग से पढ़ाऊंगी, मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अलग से पढ़ाऊंगी। मैं कुछ बातें यहाँ पे बोलूंगी तो ये नहीं सोचना कि मैम तो सारी चीजें लिखवा ही रही हैं और जो तुम्हारी जिस वक्त में रिक्वायरमेंट में लिखाती जाऊंगी। बट बेटा जिस वक्त में जो चीज मैं बनाने के लिए बोल रही हूँ, जिस वक्त में जो चीज सुनने के लिए बोल रही हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है ना, इससे पहले कि तुम बोलो कि मैम इसको भी लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जो चीज यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट होगी मैं लिखते जाऊंगी। ठीक है, चलो अब बेटा तैयार है हम लोग। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि तुम्हारी गड़बड़ ना हो। देखो एक डायग्राम का पार्ट यहां बनेगा और एक डायग्राम का पार्ट यहां बनेगा। ठीक है, एक डायग्राम हम यहां बनाएंगे, एक डायग्राम हम यहां बनाएंगे, तो उसी तरीके से बनाना। समझ रहे हो?
आधी डायग्राम यहाँ, आधा डायग्राम यहाँ, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है ना डायग्राम। तो वैसे हम दोनों पार्ट्स को नहीं बना रहे, मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बना रही हूं, ठीक है ना, समझ गए सारे बच्चे। चलो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं बेटा टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, कान खोल के सुनते भी जाओ। टेस्टिस क्या है बेटा, टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि भाई साहब गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और स्पर्मेटोजेनेसिस भी करा रहा है। अब ह्यूमंस के केस में, वापस से थोड़ा अच्छा बनाती हूं, ह्यूमंस के केस में टेस्टिस जो होता है वो कहां प्रेजेंट है बेटा, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। और अगर बेटा बॉडी के बाहर है तो रीजन क्या है, और बॉडी के बाहर है तो किसके अंदर प्रेजेंट है। तो ह्यूमंस के केस में अनुश्री बेटा ग्लैंड्स और डक्ट्स में मैं बताती हूं क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बेटा मैं क्या बोल रही हूं, हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ पाउच। दैट पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। दैट पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। यह आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है। अब बेटा देखो, स्क्रोटम इज अ पाउच, एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पाउच है, सिंगल होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम सिंगल होता है लेकिन टेस्टिस पेयर्ड होते हैं, दिख रहा है ना, यहां पे दिख रहा है। बातों को ध्यान से सुनो, मैंने बोला ये एक टेस्टिस, ये एक टेस्टिस, इस तरीके का सेक्शन दिखाया हुआ है। तो आपकी टेस्टिस जो होती है पेयर्ड होती है, बाहर से स्क्रोटम एक ही दिख रहा है, पर स्क्रोटम के अंदर ना बेटा 2 छोटे छोटे पाउचेस होते हैं अंदर, स्क्रोटल सैक्स, अंदर से वो 2 सैक्स है उसके। जैसे इस तरीके से मैं दिखा सकती हूं, मैं इस तरीके से दिखा सकती हूं कि ये एक स्क्रोटम, ये आपका एक स्क्रोटम, और यहां एक सैक और यहां दूसरा सैक, समझ रहे हो बेटा। बट स्क्रोटम कितना, स्क्रोटम इज सिंगल। क्या यहां कोई कंफ्यूजन, क्या यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन। दिस इज स्क्रोटम एंड दीज आर दी स्क्रोटल सैक्स। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ गए। यस। अब आप सबने बोला कि मैम टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है। फीमेल के केस में अगर आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखोगे जिसे ओवरी बोल रहे हो तो वो बॉडी के अंदर लोकेटेड होती है। बट मेल के केस में बेटा टेस्टिस जो होता है बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे होते हैं और स्पर्म्स को बनने के लिए ना बेटा जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना कम टेम्परेचर चाहिए होता है मैं आगे लिखवाऊंगी आपको, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स एवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि ह्यूमंस के केस में टेस्टिस बॉडी के बाहर लोकेटेड है और किसके अंदर लोकेटेड है बेटा, इस पाउच का नाम लिख लीजिए, इस पाउच का नाम है बेटा स्क्रोटम। इस पाउच का नाम क्या है बेटा, स्क्रोटम। मैं इस पाउच के बारे में लिख देती हूं, पाउच। हालांकि मैं इसके बारे में आगे लिखूंगी, इन विच टेस्टिस इज प्रेजेंट। आप पेशेंस के साथ में बेटा सुनना, आप पेशेंस के साथ में बेटा सुनना, हर एक चीज रिपीट होगी, आपको जो नहीं समझ में आएगा वो रिपीट होगा, बिल्कुल आराम आराम से सुनते जाओ, ठीक है। ये जो मैंने बोला कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, मैं इस बारे में आगे लिखवाऊंगी, ठीक है, तो डरना नहीं है, ठीक है। हमने स्क्रोटम बना लिया, हमने टेस्टिस बना लिया। मैं टेस्टिस को थोड़ा सा और डार्क करूं, चलो ठीक है। अब देखो बेटा टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन जाते हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन जाते हैं। अच्छा एक चीज और बेटा, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारी जनरल, ऑफ कोर्स स्क्रोटम बॉडी से अटैच होगा, तुम्हें क्या लगता है स्क्रोटम बेटा बॉडी से अटैच है कि नहीं, स्क्रोटम बॉडी से अटैच है कि नहीं, डेफिनेटली अटैच है, राइट, डेफिनेटली बॉडी से अटैच है।
ठीक है। तो बॉडी से ये कैसे अटैच होता है बेटा, बॉडी से ये इस तरीके से, हालांकि मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूंगी, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन बनाया हुआ है डायग्राम में, बट बनाया हुआ है डायग्राम में, ठीक है बेटा। इसे तुम स्क्रोटल सैक लिखने से अच्छा है ना, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज होगे, क्योंकि स्क्रोटम को स्क्रोटल सैक बोलते हैं, तो तुम इसको लिख लो स्क्रोटल कंपार्टमेंट्स, अंदर दो हैं, ये बेटर होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अंदर दो कंपार्टमेंट्स हैं स्क्रोटम को ही, क्योंकि तुम स्क्रोटम सैक बोलते हो ना, तो ये स्क्रोटल अंदर से कंपार्टमेंट दो है, स्क्रोटम आपके पास सिंगल है, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। अब मैं पहले से आपको बता दे रही हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है केनाल का नाम, बट क्योंकि ये बनाया हुआ है तो मैं आपको नाम मेंशन कर रही हूं, बट इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, द नेम इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। अब मैंने क्या बोला, स्क्रोटम है बॉडी के बाहर, टेस्टिस उसके अंदर प्रेजेंट है बॉडी के बाहर, ताकि 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर मेंटेन कर सके बॉडी टेम्परेचर से, राइट। स्क्रोटम जो है वो आपके एब्डोमेन से अटैच होता है, किसकी मदद से, इस केनाल की मदद से, जिस केनाल को आप बोलते हो इनग्वाइनल केनाल। मैं इसके बारे में लिख दे रही हूं, और मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दूंगी अतिरिक्त ज्ञान। अतिरिक्त, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है बेटा नाम, ठीक है, चाहो तो याद रख सकते हो। कनेक्ट्स स्क्रोटम टू एब्डोमेन। डन, ठीक। वैसे तो टेस्टिस भी स्क्रोटम से अटैच होता है, फलाना फलाना, मैंने क्या कहा है, पर डेविएट नहीं होना है, हमें एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। अब देखो, तुम्हें ना बेटा टेस्टिस के अंदर क्या बने, स्पर्म्स, क्या तुम्हें स्पर्म्स को ट्रैवल करवाना है, कैन वी ड्रॉ नाउ, ऑफ कोर्स बेटा ड्रॉ करो, साथ के साथ ड्रॉ करो। बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम्हें स्पर्म को यहीं बन के यहीं पे रहने देना है जिंदगी भर, या स्पर्म को ट्रांसफर भी कराना है, स्पर्म को ट्रांसफर कराना है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस एवरीबॉडी, स्पर्म को ट्रांसफर कराना है कि नहीं बच्चा पार्टी, स्पर्म को ट्रांसफर कराना है कि नहीं बच्चा पार्टी, कराना है तो तुम्हें डक्ट चाहिए होंगी। मैं तुम्हें आगे एनसीईआरटी का ये टेस्टिस का पूरा सेक्शन बना के दिखाऊंगी, मैं इस टेस्टिस का पूरा इंटरनल सेक्शन बना के दिखाऊंगी कि कौन कौन सी डक्ट कैसे कैसे प्रेजेंट है। बट फिलहाल तुम्हें कौन सी बनानी है, फिलहाल तुम्हें बाहर से जो नजर आ रही है ना, तुम्हें वो बनानी है, फिलहाल तुम्हें बाहर से जो नजर आ रही है ना बेटा, वो बनानी है। तो बाहर से हमें क्या नजर आता है ना, टेस्टिस के सरफेस पर बाहर से क्या नजर आता है, मैं सिर्फ अभी वो बना रही हूं, जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी। बाहर से तुम्हें ये नजर आ रहा होगा, एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और ये इस तरीके से, थोड़ा एब्डोमेन को मिटाना पड़ेगा हमें खेद है इस बात के लिए। बेटा पेंसिल से प्लीज, हाँ पेंसिल से, मैंने हमें बार बार बोला है कि कभी कभी एडजस्ट करना पड़ेगा लेबलिंग को, तो मैं यहां पे एब्डोमेन लिख देती हूं, ठीक है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूं, मैंने बोला टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर है, ठीक है। टेस्टिस हमेशा 1 पेयर होती है, मैं आपको ये आगे लिखवाऊंगी, उसके अंदर स्पर्म बनते हैं, आगे बताऊंगी, इंटरनल स्ट्रक्चर आगे बताऊंगी। अभी मैंने स्क्रोटम, अभी सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने बोला टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बनते हैं भाई साहब, लेकिन उसको कैरी करने के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए मेरे को डक्ट चाहिए। तो मुझे बाहर से तो एक डक्ट ये एक नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। बेटा एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड वेट करो, मैं आपको यहां पे दिखाती हूं, ठीक है, यहां पे दिखाती हूं। ये दिख रहा है बेटा, देखो ये टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम है,
ये टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम है जो मैं बाद में तुम्हें बना के बताऊंगी भी। ये टेस्टिस का अंदर का डायग्राम है, अभी मैं ये वाला डायग्राम बना रही हूं, ये टेस्टिस है, ठीक है। और ये जो तुम्हें लंबी सी डक्ट दिख रही है ना बेटा, कौन सी, ये जो तुम्हें लंबी सी डक्ट दिख रही है, ये जो तुम्हें लंबी सी डक्ट दिख रही है जो आगे स्पर्म को कैरी करके लेके जाएगी, इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्या, वैस डिफरेंस। तो टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करने के लिए एक लंबी सी डक्ट है जिसे मैं बोल रही हूं वैस डिफरेंस, जिसे मैं क्या बोल रही हूं, वैस डिफरेंस। समझ आ गई बात? क्या सबको क्लियर हो रहा है बेटा? क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, एक्चुअल में इसके बारे में तुम पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो ये कॉइल्ड होता है ऐसे करके, बिल्कुल कॉइल्ड होता है। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वैस डिफरेंस। अब बेटा आगे मामला देखना क्या है। अब बेटा देखो, अब आप मेरे को बताओ, तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं बेटा? अपनी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी बढ़ानी है। मेरे को बताओ, दो टेस्टिस होंगे, मैं तो खुला खुला डायग्राम बना रही हूं ना बेटा, इतना खुला खुला बॉडी में थोड़ी होता है, इतना खुला खुला बॉडी में थोड़ी होता है। मैं तुम्हें खुला खुला बना के बता रही हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, है ना बेटा। जैसे एक टेस्टिस यहां है, वैसे एक टेस्टिस यहां पे भी होगी, और ये इतनी चौड़ी चौड़ी डक्ट थोड़ी है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं। मेरे को ये बताओ बेटा कि एक टेस्टिस यहां है तो एक टेस्टिस यहां पे भी होगी, यहां पे भी एक वैस डिफरेंस होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? यस एवरीबॉडी, राइट? समझ पा रहे हो? दिमाग लगा पा रहे हो एवरीबॉडी? यस। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना बेटा, बिल्कुल भी लेक्चर के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब मैं तुम्हें बना के बता रही हूं बेटा, जो इस डायग्राम में शो किया हुआ है, मैं बस इस डायग्राम के अनुसार चल रही हूं, ठीक है। अब मैं बनाने जा रही हूं यूरिनरी ब्लैडर। मेल्स के केस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये बनाया मैंने यूरिनरी ब्लैडर। अगर थोड़ा सा दिमाग है तो मेरे को ये बताओ, यूरिनरी ब्लैडर से मैंने कहां पे पढ़ा है? मैंने 11th क्लास में पढ़ा है ये। मैंने 11th क्लास में ये पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको तो मैं बता दूंगी, जिन्होंने पढ़ा है वो मुझे एक बार आंसर दो बेटा। मेल के केस में और फीमेल के केस में, दोनों के केस में, यूरिन को बाहर रिलीज करने के लिए कौन सी डक्ट काम में आती है? जिसको नहीं पता है उसको मैं बताऊंगी। मेल के केस में, फीमेल के केस में, यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए फाइनली यूरिन बाहर किससे रिलीज होता है? बॉडी के बाहर यूरिन फाइनली किससे रिलीज होता है? यूरेथ्रा नाम की एक डक्ट होती है। जिसको नहीं पता है तो मैं आज बता रही हूं, आप याद रखिए कि फीमेल और मेल के केस में, दोनों के केस में बॉडी से यूरिन किसके मदद से बाहर आता है बेटा? बॉडी से यूरिन यूरेथ्रा की मदद से बाहर आता है। लेकिन मेरे सपोले, यूरेथ्रा मेल के केस में बहुत लंबी होती है। कितनी लंबी? देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर, अगर फीमेल का यूरेथ्रा देखोगे ना बेटा, वो बहुत छोटा सा है, वो बहुत छोटा सा होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर। मेल का जो बेटा यूरेथ्रा, मेल का जो यूरेथ्रा होता है बहुत लंबा होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर। फीमेल के केस में सिर्फ 2 से 4। और इसके अलावा भी डिफरेंस होता है बेटा। बहुत सही, दिल खुश कर दिया जो लोग को आता है, जो लोग को नहीं आता वो तो मैं बता रही हूं। तो यूरिनरी ब्लैडर से ना बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से इस तरीके से यूरिन कैरी करेगी जो डक्ट, इस तरीके से यूरिन कैरी करेगी जो डक्ट, उसे मैं क्या बोल रही हूं बेटा? उसे मैं क्या बोल रही हूं बेटा? यूरेथ्रा। क्या सबको समझ आ रही है बात? क्या सबको समझ आ रही है बात? अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ये क्या है? ये यूरिन कैरी करने वाली डक्ट है, यूरेथ्रा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? ये अगर यूरिनरी ब्लैडर, तो ये क्या? ये यूरेथ्रा। आपको पता है, एक तो मेल्स के केस में यूरेथ्रा लंबी तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा बच्चों
इसके अलावा बच्चों ये यूरिन भी कैरी करती है और स्पर्म भी कैरी करती है। इसके अलावा मैंने ना यूरिनरी ब्लैडर को थोड़ा ऊपर बना दिया, थोड़ा सा नीचे और बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे और बनाते हैं और इसको थोड़ा और लंबा करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर। मेल्स के केस में बच्चों ये यूरिन भी कैरी करेगी और स्पर्म भी कैरी करेगी, समझ पा रहे हो। फीमेल के केस में ना बेटा, जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करता है फीमेल के केस में। हमारे में सिर्फ यूरेथ्रा यूरिन कैरी कर सकता है, पर अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, जो मैं बता रही हूं उसका एविडेंस तुम्हें दिखाऊंगी कि मेल्स के केस में ये जो यूरेथ्रा हम लिख रहे हैं, ये पता है बेटा, ये स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी कर सकता है। ये स्पर्म और यूरिन दोनों को कर सकता है कैरी, इसीलिए इसे, और क्यों वाई जो तुम पूछ रहे हो ना, ये मैं बता रही हूं। स्नेहा कह रही है कि मैम ये तो हमने 10th में पढ़ा है। अच्छा, अभी मैं तुम्हें वाई का आंसर दे रही हूं, और इसीलिए ना बेटा, क्योंकि ये दोनों को कैरी कर सकता है, इसीलिए इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोला जाता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोला जाता है। क्या यहां तक किसी को मौत आ रही है? हाँ, अनीस दुबे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, मैं नाम पढ़ नहीं पाई कि मैम लेकिन एक बारी में एक ही चीज को कैरी करेगा, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो क्या मैंने बनाया अभी तक? मैंने बनाया स्क्रोटम, जिस पाउच के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, टेस्टिस, स्पर्म बन रहा है इसके अंदर, हार्मोन बन रहा है इसके अंदर, स्पर्म को कैरी करने के लिए डक्ट्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने एक दिखाया हुआ एपिडाइमिस और मैंने दिखाया हुआ वास डिफरेंस। आगे वास डिफरेंस का क्या फ्यूचर है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। साथ में मैंने क्या दिखाया कि भैया यूरिन बनता है जिसके अंदर, उसको मैं बोल रही हूं यूरिनरी ब्लैडर। उसको मैं क्या बोल रही हूं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है भैया, उसे मैं क्या बोल रही हूं? उसे मैं यूरेथ्रा बोल रही हूं। और यूरेथ्रा एक लंबी सी डक्ट है जिससे मेल्स के केस में ना ही सिर्फ यूरिन बल्कि स्पर्म्स भी पास होते हैं, लेकिन एक वक्त में एक, ठीक है। तो मेरे बच्चों समझ रहे हो, ठीक है, एक वक्त में एक किससे यूरिनरी, ये जो बेटा आपकी यूरेथ्रा है मेल्स की, जो ये डक्ट है जिससे यूरिन या स्पर्म्स पास होंगी, ये एक्चुअल में किससे पास हो रहा है? ये मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया से पास होता है, जो मैं अभी बना के आपको बताती हूं। मैं इस चीज को आगे नोट कर दूंगी, अभी मुझे एक बार टाइम दो, ठीक है। एपिडाइमिस को मैं वापस से लिख दूंगी, एक सेकंड दो बस, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूं, मेरे साथ साथ में बनाओ। कुछ स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूं, पहले मेरे साथ साथ में बनाओ। पहले बनाती हूं और आपको एक्सप्लेन करती जाती हूं। बस ये आज का लास्ट होगा बेटा, डोंट वरी, अभी मौत नहीं आनी चाहिए बेटा, बस ये आज का लास्ट, ये समझो कि मैम ये आज का लास्ट है, प्लीज बेटा, ठीक है। रिक्वेस्टिंग यू कि एनर्जी नहीं खत्म होने देना। डायग्राम बस कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, बस ये एक सेक्शन, अगला डायग्राम हम कल पढ़ेंगे। और सुंदर साइंटिफिक डायग्राम बनाओ। सुंदर से मेरे कहने का मतलब है साइंटिफिक डायग्राम बनाओ, ढंग से लेबलिंग करो, ठीक है। ये वैस डिफरेंस आई, ये वैस डिफरेंस को एक डक्ट मिलता है, किससे? ग्लैंड से। अभी मैं बना के दिखाती हूं बेटा। क्या यहां तक बना लिया मैम? इट इज ऑसम, यस, शाबाश मेरी जनता। मैम प्लीज एक्सटेंड, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना बेटा। देखो अभी मैंने क्या बनाया, अभी मैंने काफी सारी चीजें बनाई हैं। एक तो मैंने यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये ग्लैंड बनाई है। तुम्हें ये ग्लैंड के दो टुकड़े दिख रहे होंगे, ये एक्चुअल में दो नहीं होती, ये सिंगल होती है। मैंने ये डायग्राम में बनाया, एक्चुअल में पता है कैसी होती है बेटा, ये यूरेथ्रा है ना, तो ये वाली ग्लैंड है, ऐसे होती है। पर मैं क्योंकि सेक्शन बना रही हूं तो इसलिए इसका एक हाफ इस साइड है, इसका एक हाफ इस साइड है ना। मैं इसको जब दूसरा डायग्राम बनाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तो सिंगल है भाई, ये दो नहीं है, ये सिंगल है ना। तो अभी मेरे को क्योंकि बेटा ये इसके अराउंड बनानी थी, तो अरे यार
तो इसलिए बेटा तुम्हें ये ऐसी दिख रही है, लेकिन ये सिंगल होती है। समझ रहे हैं बेटा? ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर से बेटा यूरेथ्रा निकल रही है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, मतलब ये वाली ग्लैंड जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी प्रोस्टेट, ये आपकी कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। ग्लैंड दिखा, एक ग्लैंड दिखा बेटा, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना? ठीक है ना? और बेटा देखो, जैसे कि मैंने ना ये यूरेथ्रा बनाया है, जैसे कि मैंने ना ये यूरेथ्रा बनाया है, और ये मैंने क्या दिखाया? ये मैंने ऐसे करके प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाया है, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है। वैसे ही इस यूरेथ्रा के साइड में छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से बेटा दो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी ग्लैंड है जो पेयर्ड होते हैं। मैं आगे बताऊंगी कौन पेयर कौन सिंगल। तो ये क्या है बेटा? ये जो दो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये भी एक ग्लैंड है। आपने लिखा हुआ है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या ग्लैंड में कोई मौत आ रही है अभी तक? क्या ग्लैंड में अभी तक बच्चों कोई मौत आ रही है? एक ग्लैंड मैंने बनाया है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ग्लैंड बेटा मैंने दिखाया है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है? ये तो यूरिनरी ब्लैडर था और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रहा था बच्चों, राइट? मौत तो नहीं आ रही, राइट? अब बच्चों, अब एक इस डायग्राम की कुछ लास्ट चीज, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट योर 5 मिनट्स मोर, और इसका एक छोटू सा एनिमेशन नहीं 3D। हाँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को बेटा काउपर्स ग्लैंड, सबके फंक्शन अगले दिन करेंगे, सबके फंक्शन अगले दिन करेंगे, सबके सब कुछ डिटेल में अगले दिन करेंगे। इसका एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है? यस। अब देखो बेटा, ये मैं बना दे रही हूं मेल का जो तुम्हें एक्सटर्नली विजिबल जो है, आप जेनिटेलिया भी बोल रहे हैं, दिस इज द पीनस। और ये जो मैं ग्रीन और येलो कलर से बेटा रंग बिरंगा पीनस में जो टिश्यू बना रही हूं ना, इनके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं बार बार कह रही हूं मेल में जो पीनस होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये पीनस है, ये पीनस है, पेनिस बोलते हो कई लोग, दिस इज पीनस, है ना? तो पीनस इरेक्शन करता है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट बच्चों? तो पीनस में ना इरेक्शन के लिए इसमें टिश्यू होते हैं। तो ये मैंने वही टिश्यू बना रखे हैं। अभी उस टिश्यू को बेटा पीएचडी नहीं करो, ठीक है? मैं बताऊंगी, नाम कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं है, नाम कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं है बच्चों, अभी मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं क्या बताना क्या चाह रही हूं, सुनो मेरी बात। फिलहाल मैं बताना क्या चाह रही हूं कि यार ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा पीनस हो गया, दिस इज पीनस, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। समझ आ रही है बात, राइट? और बच्चों तुम्हें ये दिख रहा होगा ना, जो पीनस होता है ना बेटा, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है, ये जो पीनस है, जो सिलिंड्रिकल एक पीनस है, जो इरेक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, पीनस का ये जो सामने वाला हिस्सा होता है, फ्रंट पोर्शन होता है, ये कंपैरेटिवली एनलार्ज्ड मतलब बड़ा, एनलार्ज्ड होता है। और इस एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ पीनस को क्या बोला जाता है? इस एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ पीनस को बोला जाता है ग्लैंस पीनस। कुछ अलग नहीं है बेटा, कुछ अलग नहीं है बेटा। ये क्या है? ये एक्चुअल में उसी सिलिंड्रिकल पीनस का फ्रंट पार्ट है, ठीक है? उसका फ्रंट पार्ट है। समझ आ रही है बात बेटा? बिल्कुल भी मौत नहीं आनी चाहिए। मैं सारी चीजों को वापस से दूसरे डायग्राम से भी रिवाइज कराऊंगी, ऐसे नहीं तो वैसे, पर आप बिल्कुल घबराइए मत। आई एम श्योर समझ आ रहा होगा। एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट ऑफ पीनस। मन से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा बेटा, क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है? और बेटा एक आखिरी चीज इस डायग्राम, नहीं दो चीजें बची है बस, ठीक है? ये आपको व्हाइट कलर का मैंने कवरिंग दिखा रखी है। तो बेटा क्या होता है, मेरे को ध्यान से देखो, ठीक है? मेरे को ध्यान से देखो, ठीक है? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। दिस इज पीनस, ठीक है? दिस इज द एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट ऑफ द पीनस, जिसे मैं बोल रही हूं ग्लैंस पीनस। मैं साइड हो जाती हूं थोड़ा सा डायग्राम से जो बना रहे हो। दिस इज द फ्रंट पार्ट ग्लैंस पीनस, जिसके बारे में आगे हमें पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी में इस डायग्राम में एक और वर्ड यूज कर रखा है, फोर स्किन।
क्या वर्ड यूज कर रखा है? फोर स्किन। एक्चुअल में तुम्हारे ग्लैंस पीनस, जो फ्रंट पार्ट है, ग्लैंस पीनस पर एक स्किन की कवरिंग होती है, जो स्किन को बोला जाता है फोर स्किन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं इस फोर स्किन की डिटेलिंग आगे बताऊंगी, काम आगे बताऊंगी। अभी मैं क्या बता रही हूं? सिर्फ नाम। अभी मैं सिर्फ क्या बता रही हूं बेटा? नाम। तो ये पीनस के सेंटर में से क्या पास हो रहा है? पीनस के सेंटर में से क्या पास हो रहा है? कमेंट्स में बताओ, क्या पास हो रहा है पीनस के सेंटर में से? और पीनस के लास्ट पार्ट को क्या बोला? ग्लैंस पीनस। उसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग है, उसे बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है? यस यस। तो दिस इज फोर स्किन अराउंड ग्लैंस पीनस। एक बारी मैं बेटा एक इसका फटाफट से 3D दिखाऊंगी और फिर क्विक समाप्ति एक्सप्रेस चला के इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है? मौत नहीं आनी चाहिए बेटा, क्लास की टाइमिंग्स तो अभी खत्म नहीं हुई है। शाबाश, बहुत बढ़िया मेरी आर्मी, बहुत सही। और मैंने इस डायग्राम में एक लास्ट चीज लिखी हुई है, देखो ये क्या है? वास डिफरेंस। मैंने कितने ग्लैंड्स बनाए हुए थे? मैंने टोटल 3 ग्लैंड्स बताए थे, एसेसरी ग्लैंड्स। एक मैंने बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड, एक मैंने बताया था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, और एक मैंने बताया था सेमाइनल वेसिकल। तो मैंने ये बेटा एक सेमाइनल वेसिकल बनाया हुआ है। ये क्या है एक्चुअल में? इसको मैं यहां पे लिख देती हूं, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो मिटा दिया था मैंने, ये मैंने एक्चुअल में बनाया हुआ है बेटा सेमाइनल वेसिकल। आप अगले दिन एक और डायग्राम जो आप देखोगे ना बेटा, आप अगले दिन एक और डायग्राम जो देखोगे, आप उसमें समझोगे बच्चों कि देखो ये जो वास डिफरेंस है ना बेटा, ये और ये सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों मिला के एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। ऐसा ये दोनों मिला के एक कॉमन डक्ट बनाते हैं। उसके लिए मैं एक ऐसा कलर ले लेती हूं। ये दोनों मिला के बेटा एक कॉमन डक्ट बनाएंगे, जिस कॉमन डक्ट को बोला जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां दिख रही है? देखो मौत मत आओ, मैं अभी समझा रही हूं। ठीक है? क्या बोला मैंने बेटा? क्या बोला मैंने? लास्ट चीज है बेटा ये, इसमें बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला बेटा? अरे पैंक्रियाज यहां कहां से कह रहा है? फर्स्ट आई थॉट पैंक्रियाज। मैंने ये बोला कि वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल दोनों मिला के ये एक डक्ट बना रहे हैं। सेमाइनल वेसिकल से डक्ट निकली, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट निकली, सेमाइनल वेसिकल की से और वास डिफरेंस से मिला के ये ब्लू कलर की एक डक्ट दिख रही है, इसे बोला जाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो आखिरी आंसर मुझे दे दो, इस कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां हुई? इस कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां दिख रही है तुम्हें? ये कहां पे ओपन हो रहा है? ये किसके अंदर ओपन हो रहा है? बच्चों प्लीज ये लास्ट आंसर मुझे सही सही दे दो। इस कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग कहां हो रही है? जल्दी बताओ। अरे सुधांशु, कैसे नीट फोड़ेगा अगर इतने में मौत आ रही है? पढ़ाई तो करनी है। बहुत सही, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मैम। इस सेमाइनल वेसिकल की ओपनिंग, सॉरी इस इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग हो रही है यूरेथ्रा के अंदर। एक इस डायग्राम का क्विक रिवीजन कर लें ताकि आप लोग बाकी बचा हुआ बना लो। मैं क्लास एंड करने वाली हूं, बस 5 मिनट चाहिए। मैं क्विक रिवीजन आपको कराती हूं। इसी डायग्राम का एक दूसरा पहलू हमें बनाना है अगले दिन। ठीक है? ठीक है, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, शानदार जानदार, बहुत सही। ठीक है, पढ़ाई की आपने, वही अच्छी बात है। ठीक है, पढ़ाई करनी है बेटा, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे सेकंड क्लास हो, चाहे थर्ड क्लास हो, पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं वापस से समाप्ति एक्सप्रेस चला रही हूं, क्विक रिवीजन करा रही हूं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, accessory glands including bulbourethral glands, seminal vesicle, prostate gland, accessory duct including rete testis, epididymis, vasa efferentia, vas deferens. Number 4, external genitalia including penis and scrotum. ठीक है, ये आपका एक स्क्रोटल सैक है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये पूरी बातें हम अगले दिन टेस्टिस पढ़ाते वक्त बताएंगे। आप कल टेस्टिस पढ़ के आना एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये टेस्टिस
बॉडी के बाहर है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। ये टेस्टिस से बेटा, अरे 3D दिखा रही हूं रुको, और ये है बेटा क्या, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से वैस डिफरेंस निकलती है स्पर्म को कैरी करने के लिए। वैस डिफरेंस आगे जाके सेमाइनल वेसिकल नाम के एक ग्लैंड से डक्ट रिसीव करती है, और दोनों मिलके क्या बनाती है, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये ब्लू वाली, जो कहां ओपन होती है, यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा कहां से निकल रहा होता है, कहां से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ये निकली यूरेथ्रा, पीनस से पास होती है। यूरेथ्रा मेल के केस में लंबी होती है, यूरिन भी कैरी करेगी, स्पर्म भी कैरी करेगी, इसीलिए यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यूरेथ्रा की साइड में छोटे छोटे से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। पीनस में कुछ टिश्यू होते हैं जिसके बारे में अगले क्लास में बताऊंगी। फ्रंट पार्ट एनलार्ज्ड, बड़ा पार्ट, एनलार्ज पार्ट ग्लैंड्स पीनस, उसके ऊपर स्किन, फोर स्किन। रिवाइज हो गया, दिल बना दो फटाफट से बेटा, रिवाइज हो गया। बस एक 3D मॉडल दिखाती हूं। ये 3D मॉडल अभी बेटा, इसमें तुम्हें 20 तारीख के बाद से मिलेंगे, अभी मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा देती हूं। ठीक है, चलो चलो एक बारी बड़ा फटाफट से एक बारी दिखा देते हैं तुम्हें 3D मॉडल। यस, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, चलो जानदार शानदार, इतने कम दिल बनाऊंगी ना पिटाई लगाऊंगी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं अभी तुम्हें नजर नहीं आ रही हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नजर आने से इंपॉर्टेंट है। ये रहा बेटा, इसकी फुल स्क्रीन कैसे करें हम, एक्सेप्ट ऑल, फुल स्क्रीन। ये आपको दिख रहा है बेटा, ये दिस इज द 3D मॉडल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको इस साइड घुमाते हैं, इसको इस साइड घुमाते हैं, कुछ दिनों के बाद आपको भी इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, दिस यू कैन सी बेटा, क्या, दिस यू कैन सी टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर ये तुम्हें क्या दिख रहे हैं बेटा, ये तुम्हें दिख रहे हैं एपिडिडाइमिस। फिर तुम्हें ये जो पीछे की तरफ डक्ट दिख रही है बेटा, ये क्या है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। दिस इज वैस डिफरेंस, समझ आ रही है बात, दिस इज वैस डिफरेंस। बढ़िया, वैस डिफरेंस को देखो तुम, सेमाइनल वेसिकल और वैस डिफरेंस मिलके ये डक्ट क्या बना रहे हैं, मेरे को डक्ट का नाम बताओ जल्दी से, कमेंट्स में डक्ट का नाम बताओ। ये जो वैस डिफरेंस थी, ये सेमाइनल वेसिकल के साथ रिसीव करके एक डक्ट बना रही है। इस डक्ट का नाम बताओ, इस डक्ट का नाम बताओ, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। अच्छा ये एक्चुअली में हाँ यहां से है, ठीक है। चलो दिस इज बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल यहां दिखा नहीं रखा है। दिस इज बेटा क्या, दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज पीनस, दिस इज ग्लैंड्स पीनस। अभी बेटा बहुत सारे एनिमेशंस है, ये तो सिर्फ तुम्हें एक वो है डीमो, ठीक है बेटा। मेरे को पहले, अब क्लास में एंड कर रही हूं, तो क्लास एंड करने से पहले मेरे को पहले तो ये बताओ कि बेटा तुम्हें मौत तो नहीं आई पढ़ के, पढ़ाई तो होनी थी बेटा, फर्स्ट क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो। और बिल्कुल घबराना मत बेटा, बिल्कुल घबराना मत। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा भी डाउट है, एक तो बेटा वापस से इस लेक्चर को देखना, मैं एक सजेशन दूंगी कि वापस से इस लेक्चर को देखो, ठीक है। और फिर भी समझना है, बहुत सारे बेटा तुम हर स्लाइड्स पे डाउट पूछ सकते हो, तुम्हें पता है राइट, डाउट पूछ सकते हो, तुम्हें पता है ये बात, तुम्हारे डाउट्स के आंसर तुम्हें मिलेंगे, पक्की बात ना, सच्ची बात ना, मौत तो नहीं आई, ठीक है। तो डाउट्स के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे इनकेस अगर तुम्हारे कोई डाउट्स रहे। बाकी बेटा मैं तुमसे जाते आते एक प्रॉमिस कर रही हूं, और मैं जेन्युइनली बेटा एज अ टीचर बोलो, एज अ फ्रेंड बोलो, एज अ सिस्टर बोलो, एज अ गार्जियन बोलो, जैसे भी बोलो बेटा, मैं दिल से सच में तुम्हें एक बात बोल रही हूं, नीट एग्जाम आसान है उन बच्चों के लिए जो डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंट हैं। अगर तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम पहली क्लास में आए हैं, हमारी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए थी, मस्ती होनी चाहिए थी सिर्फ, नहीं बेटा, मस्ती, मजाक, गाना, पढ़ाई सब होना चाहिए क्लास में। ऐसा नहीं है कि बेटा पहली क्लास हो तो टाइम पास करेंगे। और बेटा एक चीज सोच के देखो, जब तुम बेटा फर्स्ट क्लास में आए थे अर्जुना में, 11th में कहीं पे पढ़ रहे होगे, तो तुम कितने एक्साइटेड थे कि यार मेरे पास कितना सारा टाइम है यार, मैं तो कर लूंगी, है ना, बहुत आसान होगा मेरे लिए।
लेकिन बेटा कई लोगों ने कितना टाइम वेस्ट किया। आज तुम ये सोचते हो कि यार मेरे को वो वाला टाइम मिल जाता ना, उतने दिन मेरे को मिल जाते तो यार कितना बढ़िया होता। तो बेटा ये गिल्ट ना नवंबर दिसंबर तक आते आते ये गिल्ट तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए कि काश मेरे को 6-7 महीने और मिल जाते, काश मेरे को 6-7 और महीने मिल जाते तो मैं फोड़ देती यार। अभी है तो बेटा बढ़िया से पढ़ाई करनी है, ठीक है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं देखूंगी लेक्चर तुम्हें समझ आया कि नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स विल बी समथिंग जिसको देख के मैं समझ पाऊंगी कि मुझे और तुम्हारे लिए क्या देना है, ठीक है। बाकी बेटा डरने का नहीं, हम एकदम बेटा इजी चीज को कल भी रिवाइज करेंगे, दूसरे डायग्राम के लिए तैयार हो। और कल वीडियो कॉल होगा, कल तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं डरा नहीं रही हूं, सच्चाई बता रही हूं, ठीक है। यस, तो कल मैं देखूंगी, रिवाइज करके आना और टेस्टिस के बारे में पढ़ के आना। कोई भी बच्चा रैंडमली बेटा वीडियो कॉल पे आ जाएगा, देखते हैं। पता चला बेटा छत पे बैठ के क्लास नहीं कर रहे हो, गाने सुन रहे हो और डाउट पूछ रहे हो, समझ नहीं आया, ठीक है। चलो, तो वी आर गोइंग टू रॉक लक्ष्यंस, मेक अ प्रॉमिस, द लक्ष्यंस विल रॉक, लक्ष्यंस विल ब्रिंग रिजल्ट्स, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। एक छोटा सा गाना, पहला क्लास है तो गाना तो मांगोगे ही तुम, तो गाना मैं एक छोटा सा गाना गा देती हूं जो मोटिवेशन होना चाहिए तुम लोग के लिए, ठीक है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनकर पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर चढ़ जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। नीट फोड़ना है बेटा, ठीक है। आई लव यू ऑल माई सपोला आर्मी। Thank you so much for attending this session. All the non-Sapola army, thank you so much. We'll see you tomorrow very soon. पढ़ाई करना सबसे important है, पढ़ाई करते रहें। All the very best. Bye.